one by one. If you have any problem, you can also text me later also. In today's class, I will teach you one topic. मैं एक टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा and along with that I will also tell you how to get maximum score in English. English में कैसे maximum score लाना है I will tell. English is the, yes, Subham you told, yes. So English proficiency is the, you can say, best subject for गेटिंग हाईएस्ट मार्क. ठीक है, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट. इंग्लिश प्रोफिशिएंसी is a high scoring subject and I can see that many students have problem in English, in grammar especially. ओके, सो एंटोनिम सिनोनिम में प्रॉब्लम है. ओके, सो एंटोनिम सिनोनिम का एक लिस्ट पूरा दिया गया है. कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट एंटोनिम सिनोनिम आपको डिस्कशन भी किया जाएगा थ्रू आउट दिस कोर्स, ताकि आप जो है उसमें भी आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले, आइडियाज कैसे लगाओगे एंटोनिम सिनोनिम में. कुछ लोग वोकैबुलरी में वीक हैं, यस आई कैन सी, सो वी विल डिस्कस दैट टू. ओके, यस, तो उसका भी एक लिस्ट हमको डिस्कस करना है, इडियम्स एंड फ्रेजेस का. कुछ कुछ मतलब कभी कभी एक दो आता है. ठीक है, मान लो ऐसा होता है कि एक दो इडियम्स एंड फ्रेज आएगा और एक दो आपका एंटोनिम सिनोनिम आता है. ठीक है, या फिर क्योंकि 12 टॉपिक्स है यहाँ पे, आप देख सकते हो टोटल 12 टॉपिक्स है. कुछ कुछ टॉपिक्स यहाँ पे रिपीटेड है, तो 10 टॉपिक्स आप मान सकते हो. 10 टॉपिक है, तो 10 टॉपिक में कभी कभी ऐसा नहीं कि पूरा सारा टॉपिक आएगा. कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ टॉपिक नहीं आता है, कुछ कुछ टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है. लास्ट ईयर कॉम्प्रिहेंशन से ज्यादा क्वेश्चन था और इन सबसे बाकी नॉर्मल ग्रामेटिकल पार्ट से कम क्वेश्चन था. तो इस तरह से तुम्हारा जो है क्वेश्चंस जो है अलग अलग रहते हैं. किस साल किसी को ज्यादा प्रायोरिटी, किसी को कम, लेकिन हम लोग को पूरा पढ़ना है. बिकॉज दिस विल नॉट ओनली हेल्पफुल फॉर दिस पर्टिकुलर, सिर्फ आरआईसी के एग्जाम के लिए हेल्पफुल नहीं होगा, बाकी सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा. ठीक है, इंग्लिश ग्रामर जो है हर एक एग्जाम के लिए हेल्पफुल होता है. ठीक है, तो लाइक फॉर एग्जांपल इसके बाद आप सीटेट का एग्जाम देते हो या स्टेट टेट का एग्जाम देते हो, तो आपको जो है हेल्प करता है. इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. ठीक है, तो इसीलिए जस्ट ए मिनट, इंग्लिश में देखो, छोड़ो, आई विल शो इट लेटर. मैं आपको दिखाऊंगा कुछ चीज, लेकिन देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लिश जो है इजी है, मतलब बहुत एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट बोल सकते हो. ओके, एंड हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश, वो आज मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा. along with one topic we will discuss finding errors in the part of sentence. हमने in previous classes we have discussed comprehension, rearranging sentences और sequencing. दोनों सेम टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक जो है सेम है. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड सीक्वेंसिंग हमने डिस्कस किया था. उसके बाद आपका सिलेक्टिंग सुइटेबल वर्ड फॉर द ब्लैंक्स एंड फाइंडिंग सुइटेबल वर्ड फॉर द ब्लैंक्स, सेम चीज है, वो हमने डिस्कस किया इन द प्रीवियस क्लास. तो अभी तक हम जो है आरआईसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 टॉपिक डिस्कशन कर चुके हैं, बट एक्चुअल में 3 टॉपिक है. ठीक है, एक्चुअल में वो 3 टॉपिक है, लेकिन आरआईसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 5 टॉपिक है. ठीक है, तो ये सब डिस्कशन हम कर चुके हैं. फाइंडिंग एरर इन द पार्ट ऑफ सेंटेंसेस हम देखेंगे, डिस्कशन करेंगे. ठीक है, एंड बाकी भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो. ठीक है, चलो हम पहले एरर से स्टार्ट करते हैं. हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, वो मेन टॉपिक होगा. along with आर जो नॉर्मल डिस्कशन हम लोग करते हैं वो भी डिस्कशन करेंगे. टॉपिक देखो, फाइंडिंग एरर इन द पार्ट ऑफ द सेंटेंस. जब हमको एरर सॉल्व करना होता है, ठीक है, एरर फाइंड करना होता है, तो कैसे करेंगे. ओके, फाइंडिंग एरर इन द पार्ट ऑफ सेंटेंसेस. ओके, देखो एरर बेस्ड क्वेश्चन बहुत लोगों के लिए जो है डिफिकल्ट होता है, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते वो सब क्वेश्चन. सो कैसे करोगे इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अगर कोई एरर बेस्ड क्वेश्चन आपका रहता है, ए सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड टू डिफरेंट पार्ट्स. आपको क्या होता है, एक सेंटेंस लिखा होगा, ठीक है, ऐसे उस सेंटेंस को ए बी सी डी या फिर नो एरर करके लिखा होता है. ठीक है, उसमें से कौन से पार्ट में एरर है उसको हमको क्वेश्चंस एरर में आपको कुछ पार्ट्स, एक सेंटेंस का कुछ पार्ट्स रहता है, उसमें से कौन सा पार्ट में आपको एरर है वो देखना है. ठीक है, सो द इंस्ट्रक्शन फॉर दिस क्वेश्चंस आर एज गिवन बिलो. कैसे आप जो है कर सकते हो, तो कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ टेक्निक्स आपको जानना है.
In each question the sentence is given a part which is printed in bold or underline. कुछ एग्जाम में क्या होता है ना, बोल्ड या अंडरलाइन रहता है, ठीक है, और उनमें से आपको उस बोलेगा कि इस पार्ट को रेक्टिफाई करो या ये इसके जगह क्या होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है। और ऐसे भी हो सकता है कि नॉर्मल पूरा लिखा होगा, नॉर्मल कोई बोल्ड या कोई अंडरलाइन नहीं होगा, बोलेगा कि इसमें से कौन सा आपका रॉन्ग है, ABCD ऑप्शन आपका रहेगा, ठीक है। सो दिस पार्ट में कंटेन ग्रामेटिकल एरर, जिसमें बोल्ड हो सकता है कभी कभी, जो बोल्ड अंडरलाइन वाला फॉर्म है। टेक्निक नंबर में बता रहा हूं आपको, वैरायटी, ठीक है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं एरर बेस्ड में। तो वैरायटी नंबर 1 ये है कि आपको कोई एक सेंटेंस दिया है, उसमें से कोई एक पार्ट को बोल्ड या अंडरलाइन कर दिया है, वहां पे कोई भी एरर हो सकता है, ग्रामेटिकल एरर हो, ठीक है, कोई भी एरर हो सकता है, और उस सेंटेंस में 1 2 3 4 ऐसे फ्रेज में उसको डिवाइड कर दिया। आपको देखना है कि ऑप्शन आपको ABCD रहेगा, ठीक है, ABCD इस तरह से ऑप्शन रहेगा, बोलेगा कि कौन सा इसमें से कौन सा ऑप्शन आप यू कैन रिप्लेस द फ्रेज, ठीक है, उस फ्रेज को कौन सा ऑप्शन रिप्लेस कर सकता है ताकि वो जो है करेक्ट हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। So if there is any to make sentence grammatically meaningful and correct, and if the sentence is correct and no correction is required, then mark 5। अगर correction required नहीं है तो जो है mark 5, या फिर जो अगर D ऑप्शन में नो एरर है तो D को करेक्ट कर सकते हो, अगर E में अगर नो एरर है तो E को कर सकते हो। लेकिन RIC के एग्जाम में 4 ऑप्शन रहते हैं, ठीक है, तो आपका D में नो एरर हो सकता है। अगर कोई चेंजेस नहीं चाहिए तो नो एरर वहां पे एक ऑप्शन देगा, आप नो एरर भी कर सकते हो। एरर बेस्ड क्वेश्चन हम देखेंगे, मैं आपको कुछ देर में दिखाऊंगा कुछ क्वेश्चंस RIC के प्रीवियस ईयर से। तो आपको 4 पार्ट दिया होगा, एक पार्ट में नो एरर लिख सकता है कि इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, वो डी वाला ऑप्शन फॉर एग्जांपल हो सकता है। तो कोई अगर एरर नहीं है तो डी वाले को आप टिक कर सकते हो या फिर उसको OMR में फिल कर सकते हो। ये एक तरह का क्वेश्चन ये है, ठीक है। और जो मतलब ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है जहां पे आपको पूरा नॉर्मल सेंटेंस रहेगा, उसमें से कोई भी एक पार्ट गलत हो सकता है, आपको ABCD बस टिक करना है कि इसमें से कौन सा पार्ट गलत है। ये आपका वैरायटी नंबर 2 हो सकता है, टाइप 2 हो सकता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन रहते हैं। तो दोनों टाइप का क्वेश्चन आप कैसे जो है सॉल्व कर सकते हो, कुछ रूल्स है जिसको अपने दिमाग में रखना है, और यही सारे रूल्स आपको हर जगह काम में आएगा। ये पूरा बेसिक आपका बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, ठीक है, जिसको समझना है। आज हम लोग जो भी चीज डिस्कशन करेंगे वो सारा चीज आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में मैक्सिमम स्कोर्स को मैक्सिमाइज करने के लिए हेल्प करेगा। अगर इन सारे पार्ट्स में, इन सारे चीज में आप अगर स्ट्रांग हो या फिर आप स्ट्रांग बनाते हो खुद को, तो आप जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो फॉलोइंग रूल्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। फर्स्ट चीज जो आपको दिमाग में रखना है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। नोटिस दैट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में बी देयर। किसी में एडजेक्टिव में एरर हो सकता है, किसी में एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब चीज में, प्रपोजिशन में भी एरर हो सकता है, ठीक है। जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, उसमें भी आप उसमें से किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एरर हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब हम समझ जाएंगे तो किस तरह का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, क्या होता है, तो उस पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला एरिया में हम गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नॉर्मल इंग्लिश ग्रामर में भी ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वो हेल्प कर, मतलब उसको जानने का जरूरत है। RIC के एग्जाम में क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, तो स्टडी मटेरियल में तो डायरेक्टली आपको वो चीज नहीं मिलेगा, क्योंकि इट इज अज्यूम दैट कि आपको वो चीज पता है। लेकिन जब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो आइदर उनके स्कूल में अच्छे से इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया नहीं हुआ, या फिर आप पता नहीं जो भी रीजन है जिसकी वजह से जो है आप इन सब चीज को अगर नहीं जानते हो तो तब दिक्कत होता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं हमारे जहाँ पे हम पढ़ते थे स्कूल में, हमारे स्कूल में इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। उसके बाद मैं ट्यूशन भी जब करता था तो इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। तो मेरा शुरुआत से इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छा था, इन सब एरिया में इंग्लिश ग्रामर अच्छा था। तो मुझे कभी इंग्लिश के लिए कभी प्रिपरेशन करना नहीं पड़ा। जितना भी मैंने एग्जाम दिया इंग्लिश के लिए मैं कभी नहीं पढ़ा। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में आपको मैं बताता हूँ, जब RIC का मैंने एग्जाम दिया, ठीक है, मैं एक स्टोरी अपने ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि मेरा स्ट्रेटेजी क्या था RIC, CTET, GATE, नेट एग्जाम को क्रैक करना। मैं वहां पे अपना एक साइंटिफिक स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे आप जो है ये बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी हेल्प करेगा, स्टार्टिंग से अपने दिमाग को उस तरह से बना सकते हैं ताकि आपको इंग्लिश पढ़ना ही ना पड़े, ठीक है। तो हमारे स्कूल्स में और ट्यूशंस में मैं इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से जानता था, तो इन सब जो चीज है ना स्टार्टिंग से ही क्लियर था, तो कभी आगे पढ़ना नहीं पड़ा, ठीक है। इंग्लिश में RIC के प्रिपरेशन में भी मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ा था, क्योंकि वो बेसिक चीज जो दिमाग में रह गया था। और ये बहुत बेसिक होता है, आपको भी मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये सबसे इजी चीज है इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। और
अगर आपको दिक्कत होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें कि प्रॉब्लम दिक्कत हो रहा है, नहीं होगा, बहुत इजी है, इजीली आप उसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर को बहुत इजीली जो है आप उसको ठीक कर सकते हो। जो भी बहुत लिमिटेड कंटेंट होता है इंग्लिश ग्रामर, यस, बेसिक से स्ट्रॉन्ग आप कर सकते हो। बेसिक जिसका क्लियर नहीं है वहां पे इसीलिए दिक्कत हो रहा है कि क्योंकि आपका बेसिक जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो बेसिक को पहले स्ट्रॉन्ग करोगे, बाकी सब ऑटोमेटिकली आपका जो है मार्क्स ज्यादा ऑटोमेटिकली आएंगे। तो इन सब एरिया को ध्यान देंगे। ठीक है, एक और चीज है वर्ड्स। ठीक है, प्रीपोजिशन। ठीक है, इन सब चीज को, प्रीपोजिशन तो आपका आरआईसी के सिलेबस में डायरेक्टली है। ठीक है, और वर्ड्स टेंस डायरेक्टली आपके आरआईसी के सिलेबस में, ये सब बाकी चीज आपके आरआईसी के सिलेबस में नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आप किसी भी सब्जेक्ट में वीक हो तो उसको ध्यान दिया जाएगा। तो इसके ऊपर क्या करना है हम सोचेंगे, अपने टीम के साथ बात करेंगे, जो टीचर असाइंड होंगे और एक्स्ट्रा आपको कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए हम बात करेंगे कैसे, मैं भी बताऊंगा आपको। ठीक है, जितना मुझे टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग मैं भी बताऊंगा आपको, और इन सब चीज में आपको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा कैसे आप इन सब चीज में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो विद वेरी साइंटिफिक एंड रैशनल थिंकिंग, वेरी इजी वे में। तो सबसे पहला चीज आपको इंग्लिश ग्रामर में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए सबसे पहला कहां पे फोकस करना है, तो इसी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को फोकस करना है। यहां पे देखो 8 लिखा हो, 8 होगा आपका, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, वर्ब्स, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम छोटे आप क्लास 3-4 में ये सब आप पढ़े होगे, 5-6 में सब पढ़े होगे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये बहुत बेसिक चीज है, ये क्लियर हो गया तो आपका इंग्लिश ग्रामर का 50% से ज्यादा क्लियर हो गया। और ये वर्ड्स आपको सीधा लेके जाता है टेंसेस में। जब आपका टेंस क्लियर हो गया तो आपका 80% क्लियर हो गया। उसके बाद 10% वोकैबुलरी और 10% आपका ओवरऑल आइडियाज आता है 100% इंग्लिश को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज को आपको ध्यान देना है, और इन सब में कहीं ना कहीं आप एरर वाला क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देखने के लिए मिलेगा, उसी को ठीक करना है। ठीक है, और बाकी सारे क्वेश्चन में भी इसी में ही आपको जो है सारा क्वेश्चन पूछता है, इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड टेंस में ही सारा ग्रामर है। ठीक है, समझ लो ना, ग्रामर का पूरा, इंग्लिश ग्रामर का पूरा खेल सिर्फ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड आफ्टर टेंस में ही है। ये वर्ब भी टेंस के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जितना चीज लिखा है, दिस इज द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर। ये टॉपिक से है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का। इसी से आपका जो है फिल इन द ब्लैंक, सीक्वेंसिंग, बाकी एक्स्ट्रा चीज है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, वो सब चीज होगा तो 100% आपका हो जाएगा। ये बेसिक है, ये जो चीज मैंने आप यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जो चीज आपको देखने के लिए मिल रहा है, दिस इज द बेसिक, ये बेसिक है आपका। ठीक है, ये बेसिक पहला चीज आपको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, ही प्लेज रियली गुड। ठीक है, ही प्लेज रियली वेल, यहाँ पे रियली गुड, रियल गुड नहीं लिखते हैं, रियली वेल लिखते हैं। क्यों लिखता है ये भी आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हो रहा है, कैसा क्या है, ये समझना पड़ेगा। पहला चीज है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैं अभी डिटेल नहीं बता रहा हूँ, हम सारा चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सा चीज यहाँ पे, यस, हाँ, रियल गुड नहीं होगा, रियल लिखा है, रियली गुड हो सकता है, रियली गुड हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रियली वेल जो है ज्यादा बेहतर है। यस, नहीं, रियली गुड हो सकता है, गलत नहीं होगा। कुछ जो है आपका, आप इंग्लिश ग्रामर में कैसे यूज करते हो उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि रियल गुड यहाँ पे लिखा है, वो नहीं होगा, रियली क्यों हो रहा है और रियली के साथ वेल क्यों ज्यादा एप्रोप्रिएट है, यही सब चीज एक्स्ट्रा है आपका समझने के लिए। आपको पहले ये समझना पड़ेगा यहाँ पे रियल क्यों नहीं हो रहा है, रियली एक्चुअली है क्या, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, वो समझना है। कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है ये, किसी को पता है? नॉर्मली वही चीज पता तो नॉर्मली चल जाता है, लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा अगर आपको आइडिया होगी ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तब आपको और क्लियरली, क्योंकि नॉर्मली बोल रहे हो आप तो, हाँ इंग्लिश में ये भी मेरा काम में आता है, बहुत ज्यादा मुझे हेल्प करता है, बहुत सारे लोगों को हेल्प करता है ये चीज, कि आपको इंग्लिश जब बोलोगे, ठीक है, सेंटेंस को पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर एक आइडिया आ जाता है। लेकिन थोड़ा हायर लेवल इंग्लिश में तो आप जाओगे ना, तो वो नॉर्मल जो आप बोल रहे थे ना, वो काम में नहीं आता। तो उस जगह पे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है?
ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब, एडवर्ब, ठीक है। जब कोई एडजेक्टिव एडवर्ब के बीच में आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा, एडजेक्टिव कौन सा होता है, एडवर्ब कौन सा होता है, ये सारा चीज भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली क्या है कि आरआईसी में सिलेबस, आरआईसी के सिलेबस में नहीं है, तो ये जो है हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि बच्चों को ये चीज पता होगा, लेकिन इसके ऊपर बेसिक आपको आइडिया दिया जाएगा। आज का नॉर्मली मतलब मेरे एज पर आर सिलेबस एंड कोर्स स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपको ये सब चीज पढ़ा के आगे आपको क्वेश्चंस देके ये कर देना है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश में परफॉर्मेंस पोर हो रहा है, तो ये हम लोग आपको एक्स्ट्रा कुछ कुछ चीज पढ़ाएंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर करके। एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ठीक है, वो सब चीज आपको बताया जाएगा। आई विल ट्राई कि मैं भी अपनी तरफ से कुछ इनपुट दे सकूं और जो एक और टीचर होंगे वो भी आपको इनपुट देंगे। उसके बाद आपको दूसरा चीज जिसका ध्यान रखना है, पहला चीज तो आपने देखा कि आपको इंग्लिश ग्रामर में आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का ध्यान रखना है। दूसरा चीज जो आपको इंग्लिश ग्रामर में ध्यान रखना है, उसमें रहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कौन सा सब्जेक्ट कौन सा वर्ब्स के साथ मतलब फिट होता है, वो भी उसका एक रूल है, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक रूल होता है, ठीक है। जो डिफरेंस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई सेंटेंस लिखा है, ठीक है, यहाँ पे कोई सेंटेंस लिखा है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है। आई हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, ठीक है, एम प्लेइंग हो गया तुम्हारा वर्ब, एंड क्रिकेट हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट। ये तुम्हारा क्या, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारा, इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आई के साथ कौन सा वर्ब यूज हो रहा है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट वर्ब। यहाँ पे आई के साथ आप ईच को यूज नहीं करोगे, ईच यूज नहीं करोगे, एम ही यूज होता है। इसमें भी कुछ रूल्स है, ठीक है, ही के साथ एम नहीं होता, ही के साथ आर नहीं होता, आई के साथ आर नहीं होता। इस तरह से छोटा, जो मैं तो छोटा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है, और भी बहुत सारे चीज, हाँ ठीक है, हाँ मतलब मैं बोल रहा हूँ बस छोटा छोटा, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा ये, मैं बेसिक, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में ये सब चीज भी नहीं आता, तो उनको फोकस करके मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। आप में से बहुत लोगों को पता होगा सर क्या छोटे छोटे चीज बोल रहे हैं, ऐसा सोच रहे होगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि जिनको नहीं बिल्कुल पता है वो समझ जाए, ठीक है। तो ऐसा चीज होता है कि यहाँ पे भी हमको देखना पड़ता है कि यहाँ पे ईच एम जो है सिंगुलर है, आर जो है प्लूरल है, तो आर प्लूरल के केस में यूज होगा। लेकिन यू जब हम लिखते हैं तो यू तो प्लूरल नहीं है, यू दो होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में भी यू है, थर्ड पर्सन प्लूरल में भी यू है। यू तुम भी मतलब यू है, और तुम लोग भी यू है इंग्लिश में, तो दोनों तो यू है। हम लोग यहाँ पे यू आर यूज करते हैं, यहाँ पे भी यू आर यूज करते हैं, ये तो तुम्हारा सिंगुलर है, ये प्लूरल नहीं है, ठीक है। कुछ रूल्स है, कुछ जो है तुम्हारा रूल्स है जिसको हमको मानना पड़ता है, वो चीज हमको समझना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। जैसे रूल, ऐसा मतलब कुछ फॉर्मूला टाइप का कुछ नहीं है, कुछ कुछ रूल्स है कि वो होता है वहां पे इंग्लिश में, ठीक है, कुछ कुछ रूल्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग आई ही के साथ ईच क्यों नहीं यूज होता, ही के साथ सॉरी ही के साथ एम क्यों यूज नहीं होता, ही के साथ यूज ईच ही क्यों यूज होता है, वो भी चीज है। तो वो सब क्या है, वो सब तुम्हारा रूल्स है। यहाँ पे ही के साथ तुम्हारा हैज यूज होता है, ही हैज, बाकी किसी के साथ हैज का यूज नहीं होता, ठीक है, बाकी किसी के साथ हैज का यूज नहीं होता, सबके साथ हैव का यूज होता है। ये रूल है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये तुम्हारा रूल है। तो कुछ रूल्स है जिसको हमको फॉलो करना होता है, उस रूल को समझ जाएंगे तो हमारा क्लियर। ये सबको पता है, ही के साथ हैज होगा, हैव नहीं होगा, ये सुन लो। तो ये सब चीज है कि हमको ये सब चीज समझना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आप समझेंगे तो ये आपको एक्स्ट्रा, मतलब एक एक्स्ट्रा नहीं, ये सब बेसिक है। मैं आपको बता रहा हूं कि बेसिक क्या क्या है आपको समझना है, ओके। तो ये हो गया ऐसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम देख सकते हैं। यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया है, ए नंबर ऑफ कलरफुल ग्लास वेसेस वाज डिस्प्लेड इन द स्टोर विंडो। इसका करेक्ट वर्जन क्या लिखा है, नंबर ऑफ कलरफुल ग्लास वेसेस वेयर डिस्प्ले। यहाँ पे वाच नहीं यूज होगा, वेयर यूज होगा, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है। ए नंबर ऑफ कलरफुल ग्लास वेसेस मतलब यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल में वाच नहीं यूज होता, प्लूरल में वेयर यूज होता है। ये भी रूल है, ये रूल को हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कुछ रूल्स आता है, जो समझ जाओगे तो ग्रामर भी आपका क्लियर होगा, और एरर वाला पार्ट में भी आपका एरर आप ठीक कर सकते हो। मतलब आप समझोगे, इफ यू अंडरस्टैंड द इंग्लिश ग्रामर प्रॉपर्ली और द डिफरेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर प्रॉपर्ली, देन यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर। लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन सॉल्व टेंस, प्रीपोजिशन, योर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, योर एरर, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, सब कुछ कर सकते हो। तो बेसिक समझोगे तो सारे टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो।
और यही बेसिक से ही आपका सारा टाइप का एग्जाम होता है। आरआई में कुछ सब्जेक्ट है, सीटेट में कुछ और सब्जेक्ट है, नेट में कुछ और सब्जेक्ट है, गेट एग्जाम में तो उसमें इंग्लिश का पूछता तो उसमें कुछ और सब्जेक्ट है, स्टेट टेट में कुछ और सब्जेक्ट है, एसएससी में कुछ और सब्जेक्ट है, यूपीएससी में, सॉरी सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, टॉपिक्स, एसएससी में कुछ और टॉपिक्स है, यूपीएससी में कुछ और टॉपिक्स है। मतलब वही बेसिक सबका सेम है, ठीक है, इंग्लिश का बेसिक सेम है, लेकिन वो कुछ टॉपिक से लेकर खाली क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। ये इंग्लिश ग्रामर का कुछ टॉपिक में पूछेगा, सारा टॉपिक से नहीं पूछेगा, सिर्फ 4-5 टॉपिक से पूछेगा एसएससी, यूपीएससी 4-5 टॉपिक से पूछेगा, आरआई जो है तुम्हारा 4-5 टॉपिक से पूछेगा, इस तरह से। लेकिन बेसिक सबका सेम है, अगर बेसिक समझ में आ जाता है तो बाकी सब चीज कर सकते हो। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, द गर्ल वाज रीडिंग नहीं होगा, द गर्ल्स वर रीडिंग होगा, सॉरी द गर्ल वाज रीडिंग होगा, द गर्ल्स वर रीडिंग हो जाएगा। ये सब चीज है तुम्हारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो इस तरह से कलेक्टिव नाउन्स में क्या होता है, अलग अलग नाउन्स होता है, नाउन्स को समझना है, उसके केस में कौन सा वर्ब यूज होता है वो समझना है, ठीक है। तो इन केस कलेक्टिव नाउन, इन केस ऑफ कलेक्टिव नाउन्स लाइक पुलिस, आर्मी, हर्ड एक्सेट्रा, वर्ब जो है सिंगुलर होता है, ये रूल है। पुलिस तो तुम्हारा प्लूरल है, लेकिन सिंगुलर क्यों यूज हो रहा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। कोई पूछेगा कि सर पुलिस तो तुम्हारा मतलब पुलिस प्लूरल है, आर्मी प्लूरल है, हर्ड मतलब प्लूरल है, बहुत सारे एनिमल उसमें रहते हैं, ठीक है, नंबर मतलब प्लूरल नंबर रहता है वहां पे, तो फिर हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसको एक जाति की तरह लिया जाता है, तो एक रूल है, क्योंकि हम इसको एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, एक कलेक्शन को एक यूनिट की तरह लिया जाता है, तो यहाँ पे सिंगुलर यूज होता है, ये रूल है, रूल को हमको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको जो है देखो, जैसे आप बोल रहे थे कि कुछ कुछ चीज देख के ही हमको पता चलता है कि ये नहीं होगा, लेकिन हमेशा वो टेक्निक काम नहीं करता है, ठीक है। छोटे छोटे लेवल के एग्जाम में वो काम करता है, लेकिन जब एग्जाम का लेवल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हाई हो जाएगा, उस केस में वो तुमको उस आइडिया हेल्प नहीं करता है, तुमको ट्रिक्स, टेक्निक्स, रूल्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे माइन्यूट रूल्स में वो चेंज, मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग वो सेंटेंस दे देगा जो आपके थिंकिंग से थोड़ा अलग हो सकता है, एंड वो माइन्यूट चेंज आपको गलत कर देगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमको ध्यान देना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। सिमिलरली फॉर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय एंड और प्लूरल वर्ब्स आर यूज्ड, जब कोई दो सब्जेक्ट एंड और में कनेक्टेड है, इसका मतलब ये प्लूरल है, और क्योंकि ये प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज होगा। इफ द सेंटेंस बिगिंस विद ईच, एनी, एवरीवन, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ईच ऑफ यू मतलब आप में से सब लोग, ठीक है, एनीवन कोई एक, एवरीवन कोई एक, ईच मतलब सब लोग होता है, फिर भी सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो ये सब चीज क्या है, रूल्स है। इंग्लिश ग्रामर कंप्लीटली बेस्ड ऑन रूल्स, ठीक है, रूल्स के ऊपर बेस्ड करता है। जैसे मैथमेटिक्स कंप्लीटली फार्मूला के ऊपर बेस्ड होता है, ट्रिक्स टेक्निक्स के ऊपर आपका बेस्ड होता है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में वो ट्रिक्स टेक्निक्स कुछ नहीं है, इंग्लिश ग्रामर कंप्लीटली रूल बेस्ड होता है। मैथ्स में आप कोई दूसरा फार्मूला या दूसरा टेक्निक्स यूज करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश ग्रामर को आप रूल्स चेंज नहीं कर सकते, यू नीड टू फॉलो दैट पर्टिकुलर रूल ओनली, ठीक है। ये कंप्लीटली रूल फोकस्ड है। ग्रामर मैथमेटिक्स में आप ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं, रूल्स फोकस्ड है। रूल समझ गए तो ट्रिक ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि आप रूल को चेंज नहीं कर सकते। जब नाइदर नॉर लिखा है पेयर्स में, यहाँ पे भी हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत सारी चीज आपको मतलब जानने के लिए मिलेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डिटेल में पढ़ोगे तो, ओके। सो यहाँ पे देखो, बोथ द सब्जेक्ट्स आर सिंगुलर, यहाँ पे सिंगुलर होगा, बोथ द सब्जेक्ट प्लूरल, यहाँ पे प्लूरल होगा। नाइदर नॉर जब यूज होता है, दो सब्जेक्ट है, दोनों के दोनों अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, दोनों के दोनों प्लूरल है तो वो वर्ब भी प्लूरल होगा, ठीक है। तो नाइदर इंडियन टीम नॉर ऑस्ट्रेलियन टीम वॉन द मैच, मतलब वॉन तो तुम्हारा ये हो गया, मतलब इसमें तो कोई टेंस मतलब तुम्हारा वर्ब नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो उस केस में अगर तुम नॉर्मल सेंटेंस यूज करते हो, फॉर एग्जांपल विंस द मैच नहीं होगा, ठीक है। नाइदर ऑस्ट्रेलियन टीम नॉर इंडियन टीम, या फिर नाइदर ऑस्ट्रेलियन और नॉट इंडियंस विन होगा, विंस उस केस में नहीं होगा। मतलब फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूं कि वर्ब क्या यूज होगा, वो टीम मतलब क्या है तुम्हारा, ऑस्ट्रेलियंस, इंडियंस, नंबर्स बता रहा है, ठीक है। तो उस केस में तुम्हारा सिंगल वर्ब यूज नहीं होगा। यस यस, सिंगुलर यूज होगा, सिंगुलर। द पुलिस इज कमिंग, द पुलिस आर कमिंग नहीं होगा, द आर्मी इज कमिंग, द आर्मी आर कमिंग नहीं होगा, ठीक है। सिंगुलर यूज होगा। पुलिस को कलेक्टिव नाउन है, कलेक्शन को हम लोग एक यूनिट की तरह देखते हैं, तो उस केस में सिंगुलर यूज होता है। ये सब रूल्स हैं, ठीक है, ये सब रूल्स से आपको जानना पड़ेगा। हाँ, यही सब चीज को तुमको अपना कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, जब कलेक्टिव नाउन होगा। ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं। यस, बट मैंने बुक में देखा कि
द पुलिस आर कभी नहीं होगा। आप पीपल में लगा सकते हो लेकिन पुलिस में नहीं लगाते, ठीक है। आप ये चीज आप खुद सर्च कर सकते हो, पीपल पुलिस के साथ जो है हम लोग नहीं यूज करते, हर्ड कैटल के साथ भी नहीं यूज करते प्लूरल। वो कलेक्टिव नाउन को कलेक्टिव यूनिट की तरह लिया जाता है, एक यूनिट की तरह लिया जाता है, तो इसीलिए वहां पे तुम्हारा प्लूरल वर्ब नहीं यूज होता, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज ऐसे है जिसको देखेंगे हम लोग, सारे डिटेल्स देखेंगे, ठीक है। मुझे आज क्योंकि मैसेज आया तो मैं फुल्ली कंटेंट के साथ प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स क्या है, बहुत सारे रूल्स है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे 70-80 रूल्स होगा, तो सारा रूल्स मेरे दिमाग में नहीं है। मैं आज देखा कि आप में से बहुत सारे लोगों का मैसेज है कि सर हमको थोड़ा इंग्लिश ग्रामर में गाइड कीजिए, तो इसीलिए वो सब चीज थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन कौन से रूल्स आपको बताया जाएगा, कहाँ से बताया जाएगा, फिर हम डिटेल्स में बताएंगे। इसलिए मैं ब्रीफली सब कुछ आपको बता रहा हूँ कि किस किस एरिया को फोकस करना है, ठीक है। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, आपको किस किस जगह पे फोकस करना है वो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप वो समझो और कहाँ पे कौन सा यूज होगा वो हम लोग फिर डिटेल में देखेंगे, ओके। यस, किसी का भी कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो, एक मिनट, पुलिस आर नहीं होना चाहिए, पुलिस आर नहीं होना चाहिए, ठीक है। द पुलिस आर कमिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। रूल्स, ठीक है, मैं आपको रूल्स दिखाऊंगा, प्रॉपर सोर्स में दिखाऊंगा, पुलिस आर कभी नहीं होना चाहिए। पुलिस आर नहीं होगा, वही बात है, कहीं पे आप गलत दिख रहे हो। देखो बहुत सारी जगह पे नेट में बहुत सारी जगह पे कॉपी पेस्ट एंड बहुत सारी जगह पे एरर्स रहते हैं, तो हम ऑथेंटिक सोर्स से देखेंगे, ठीक है। आप मत घबराओ, डू नॉट हरी, ओके। मैं बताऊंगा, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आज आपका मैसेज देखा, ठीक है। आप में से कुछ लोगों ने मैसेज किया, मैंने आज मैसेज देखा, मैंने सोचा कि हाँ बच्चों को प्रॉब्लम है, हम उसके ऊपर काम करेंगे, उसके ऊपर ध्यान देंगे, बताएंगे, ठीक है। तो आप हरीड मत हो, सारा चीज मैं ऑथेंटिक सोर्स के साथ वो चीज देखूंगा और फिर मैं आपको वो सारा चीज बताऊंगा, ठीक है। मैं बताऊंगा या टीम का कोई भी मेंबर बताएंगे। हाँ हाँ हाँ, बेसिक से आपको बता दिया जाए, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। आपको बेसिक से समझा देंगे, बट मेहनत करने का काम आपका है, क्योंकि जो बेसिक हम आपको बताएंगे। हाँ हाँ, जरूर जरूर आपको वो बता देंगे। मैंने लास्ट ईयर के बच्चों को टेंसेस प्रिपरेशन सब पढ़ाया था, लास्ट ईयर के वीडियोस भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, एंड मैं खुद आपको बाकी जितने भी चीज़ हैं वो मैं बता दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। वो सारा चीज़ आपको एक बार बताया जाएगा, दैट विल बी डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, भले ही आरएससी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प ना करे, क्योंकि आरएससी के एग्जाम में लिमिटेड सिलेबस है, कॉम्प्रिहेंशन से बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें कोई ग्रामर आपका काम में नहीं आएगा, लेकिन आपको आपकी लाइफ में इंग्लिश को ईजिली करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है, ओके। तो इस तरह से मेरे कहने का मतलब आप समझोगे किस किस जगह पे फोकस करना है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आई एंड मी है, तो वहां पे क्या क्या कैसा यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, मेरी एंड आई जॉइन द स्पोर्ट्स क्लब, हियर मेरी एंड आई द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, ठीक है। तो मतलब कैसे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज करना है। जॉन टुक मेरी एंड मी टू द स्पोर्ट्स क्लब, हियर मेरी एंड मी आर द ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे कहाँ पे मेरी और आई सब्जेक्ट है और कहाँ पे मेरी एंड मी जो है तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, वो चीज यहाँ पे बोल रहा है। मतलब मेरी एंड आई यूज हुआ यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन जब ऑब्जेक्ट के हिसाब से लोगे तो मेरी एंड मी हो जाता है, आई नहीं होगा, ठीक है। तो जॉन टुक मेरी एंड आई टू द स्पोर्ट क्लब नहीं होगा, लेकिन मेरी एंड आई जॉइन द स्पोर्ट क्लब होगा। तो यहाँ पे क्यों आई हो रहा है, यहाँ पे क्यों मी हो रहा है, यहाँ पे आर लगेगा या इस लगेगा, अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे तो मेरी एंड आई, मेरी एंड आई आर होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है। जब भी हमने थोड़ा देर पहले देखा था, एंड देखा था, दो लोग अगर अलग हैं तो उस केस में तुम्हारा क्या होता है, प्लूरल वर्ब लगता है। लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसा है, द द प्रिंसिपल एंड द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डैश कमिंग आ रहे हैं। अब देखो, अगर ये प्रिंसिपल एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट दोनों सेम है तो इस केस में आर नहीं लगेगा, ईच लगेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम आदमी है, प्रिंसिपल जो है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी वो है, तो उस केस में क्या लगता है, ईच लगता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है, जस्ट एक मिनट, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये तुम्हारा रूल है, क्लियर। ओके,
एंड है वो तुमको वो सेंटेंस में अगर कोई पैसेज होगा या ऐसा कुछ होगा तो वो तुमको समझ में आ जाएगा। नॉर्मल सेंटेंस में इस तरह से नहीं देते हैं, वो सेंटेंस में तुमको कुछ ना कुछ हिंट वहां पे रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि ये दोनों सेम है या अलग आदमी है, ठीक है। तो उस केस में कुछ ना कुछ आपको हिंट रहेगा। जब हम इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हाँ ईच, उस केस में ईच होगा, वो तो सिंपल है, एक उनका नाम लिखा है और उनके बारे में लिखा है तो वो ईच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब डिस्कशन करेंगे तब हम जो है आराम से जो है जान सकते हैं, आपको खुद पता लगेगा कि ये सर ईच होना चाहिए, आर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, या सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। जब क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तब हमको अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, इन सिमिलरली इन केस ऑफ कंपैरिजन आई इज यूज्ड विद द अदर ऑब्जेक्ट, लाइक फॉर एग्जांपल ही ईच शॉर्टर देन आई एम, आई लगाओगे तो आई एम लगाओगे, नहीं तो यहाँ पे खाली मी लगा सकते हो, इज शॉर्टर देन मी, ठीक है। आई लगा रहे हो तो यहाँ पे आई एम लिखना पड़ेगा, या फिर आप जो आई एम को हटा के सिर्फ मी लगा सकते हो, ये भी रूल है। ये सारा चीज तुम्हारा रूल्स है। रूल्स को मैं आज के कहने का मतलब ये है कि हम जो है जितना भी चीज है रूल्स यूज करते हैं, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप प्रोनाउन को देखना है, प्रीपोजिशन को देखना है, अलग अलग जगह पे कौन सी जगह पे कौन सा प्रोनाउन, कौन सा आपका प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, वो सब चीज भी देखना है। लॉन्ग सेंटेंस कुछ कुछ केसेस में आते हैं जो कि विदाउट रिक्वायर्ड वर्ब, वहां पे वर्ब का जरूरत नहीं पड़ता, दैट कॉल्स फॉर एन आंसर ऑप्शन विद रिक्वायर्ड मिसिंग वर्ब। सॉरी, वर्ब नहीं दिया होता तो वहां पे आपको वर्ब लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह का हो सकता है। तो एक हमने पहला चीज देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरा चीज हमने देखा कि तुम्हारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझना है, इंग्लिश ग्रामर को कोई भी चीज इंक्लूडिंग एरर को सॉल्व करने के लिए। एरर को सॉल्व करने के लिए एक और चीज है तुम्हारा पैरेललिज्म। इसमें क्या होता है, डिफरेंट वर्ड्स इन द सेंटेंस परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन शुड बी इन सेम फॉर्मेट। जब दो अलग अलग वर्ड हैं, ठीक है, मोर देन टू अगर है, अलग अलग वर्ड है और सारे के सारे वर्ड सेम फंक्शन को तुम्हारा परफॉर्म कर रहे हैं तो सेम फॉर्मेट में होना चाहिए। लाइक द बिजनेस स्टूडेंट्स शुड लर्न वर्ड प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग एंड हाउ टू प्रोग्राम कंप्यूटर। ये तुम्हारा क्या है, इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या होना चाहिए, all business students should learn word processing, accounting and computer programming and how to program computer नहीं होगा क्योंकि ये similar kind of चीज, यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन सेम है कि इन सबको ये सब चीज सीखना चाहिए। तो ये वर्ड प्रोसेसिंग को सिंपल लिखा तुमने, अकाउंटिंग को सिंपल लिखा, तो हाउ टू प्रोग्राम कंप्यूटर्स नहीं होगा एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होगा। तो यहाँ पे जो है ये चीज थोड़ा सा हाई लेवल का है, लेकिन ये वाला पर्टिकुलर जो है इसको पैरेललिज्म कहते हैं। जब मोर देन टू जो है वो तुम्हारा वर्ड्स हैं, मोर देन टू या फिर टू और मोर देन टू वर्ड्स हैं एंड उनका सेम जो है काम होता है तो सिमिलर फॉर्मेट में वो सारे चीज रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर देखो आईएनजी लिखा है तो ये भी तुम्हारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होगा, हाउ टू प्रोग्राम कंप्यूटर्स नहीं होगा, ये थोड़ा सा अलग लग जा रहा है, ये तुम्हारा फॉर्मेट इसका अलग हो गया। लर्न वर्ड प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग एंड हाउ टू प्रोग्राम कंप्यूटर, इसका फॉर्मेट, इसका आपका फॉर्मेट अलग हो गया, तो सिमिलर फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद देखो सोनिया लाइक्स टू डांस, सिंग एंड कुक, सही है। अगर तुम डांसिंग, सिंगिंग एंड कुकिंग लिखोगे तो वो भी सही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते सोनिया लाइक्स डांसिंग, सिंग एंड कुक नहीं लिख सकते। डांसिंग, सिंगिंग एंड कुकिंग लिखोगे या फिर टू डांस, यहाँ पे टू लगाओ तो टू डांस टू सिंग, मतलब टू सिंग नहीं होगा, फिर टू डांस सिंग एंड कुक, टू डांस टू सिंग एंड कुक भी नहीं लिखोगे, डांस सिंग एंड कुक, ठीक है। डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग, यहाँ पे टू डांस, सिंग, कुकिंग नहीं होगा, तीनों सेम फॉर्मेट होना चाहिए। टू डांस लिखो तो यहाँ पे डांस, सिंग और कुक होगा, और आईएनजी लिखो तो सारा आईएनजी होगा। इसको कहते हैं पैरेललिज्म। ये जो फीचर है इंग्लिश ग्रामर का, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको हम लोग कहते हैं पैरेललिज्म। जो वर्ड्स है सब पैरेलल है, मतलब उनका फंक्शन सेम है, तो पैरेलल वे में उसको यूज करेंगे, सिमिलर वे में उनको यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, वो भी तुम्हारा नेक्स्ट वाला भी तुम्हारा आईएनजी होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो होगा वो, अगर दो आईएनजी, एक स्टार्टिंग में तुमने आईएनजी लिख दिया तो बाकी सारे वर्ड भी आईएनजी में होंगे। स्टार्टिंग में तुम टू डांस लिख दिया तो बाकी सारे भी तुम्हारे नॉर्मल आईएनजी फॉर्म में नहीं होंगे, नॉर्मल तुम्हारा बेस फॉर्म, बेस वर्ब या बेस फॉर्म में होंगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स क्या होता है, ए मॉडिफायर इज एनी वर्ड और फ्रेज जो कि किसी भी सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है। द मॉडिफायर हैज टू प्लेस नेक्स्ट टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नेक्स्ट, उसके बाद ही मॉडिफायर्स लगता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल
covered in mud, Mark held the puppy, नहीं होगा. Covered in mud, the Mark was held by the puppy, sorry, the puppy was held by the Mark. यहाँ पे तुमने क्या किया, मॉडिफाई किया यहाँ पे, ठीक है, मॉडिफाई. यहाँ पे कोई भी वर्ड है या फ्रेज है जो कि सब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर दिया जब तुमने मॉडिफायर्स का यूज किया, was held, ठीक है. इसने क्या किया, सब्जेक्ट को, यस सर तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि the puppy was held by Mark. सर ये एक्टिव और पैसिव वॉइस है, ये पैसिव है, ठीक है. the puppy was held by Mark, तुम्हारा पैसिव में लिखा है, पपी को मार्क ने जो है हेल्प किया, समझ रहे हो ना, पपी को. तो क्या ये मॉडिफाई हो गया सेंटेंस, जो तुम्हारा तुमने ये एक्टिव में था ये पैसिव हो गया. तो मॉडिफायर का काम वही होता है कि थोड़ा सा सेंटेंस को मॉडिफाई कर देता है. तो एक्टिव पैसिव, यस, एक्टिव पैसिव को भी आपको समझना पड़ेगा. एक्टिव पैसिव, उसके बाद डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ये भी इंग्लिश ग्रामर में आपको समझना पड़ेगा वो सब चीज, ठीक है. तो इंग्लिश ग्रामर बहुत सारा चीज है, लेकिन आप जो इजीली उन सब सारी चीज को समझ सकते हो. यस, वो समझेंगे डिटेल्स में, क्योंकि मैं भी मतलब आपको सारा चीज अभी मतलब ये करने के लिए तैयार नहीं था, ठीक है. मतलब मैं बस एरर्स को आपको बताने के लिए ये था. तो कवर्ड इन मड, मार्क हेल्ड, यस. देखो मैं समझा देता हूँ, समझा दो, कोई दिक्कत नहीं. सेंटेंस को समझो अच्छे से, बहुत इजी है. कवर्ड इन मड, मार्क हेल्ड द पपी. इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है. मार्क ही खुद, मार्क जो खुद क्या है, मॉड में कवर्ड है. मार्क खुद मॉड में कवर्ड है और वो क्या कर रहा है, पॉपी को हेल्प कर रहा है, हेल्प द पॉपी. तो मार्क खुद मॉड में कवर्ड होके पॉपी को कैसे हेल्प कर सकता है. यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में देखो, कवर्ड इन मॉड द पॉपी, पॉपी ही मॉड में कवर्ड था जिसको मार्क ने हेल्प किया. सेंटेंस अलग है कि नहीं. सेंटेंस देखो यहाँ पे, कवर था तुम्हारा, मॉड में कवर था तुम्हारा पॉपी, उसको हेल्प किया मार्क ने, ठीक है. उसको हेल्प किया किसने, मार्क ने. लेकिन पहला सेंटेंस में कवर्ड इन मॉड, मार्क हेल्प्ड द पॉपी, यहाँ पे ये वाला जो तुम्हारा था ये गलत था. मार्क ने पॉपी को हेल्प, मतलब मार्क ने पॉपी को हेल्प तो किया है, लेकिन कवर्ड में, मतलब मॉड में वो कवर्ड नहीं था. तो यहाँ पे हेल्प जो लिखा है और यहाँ पे सब्जेक्ट एंड वर्ब का जो पोजीशन है वो गलत है. सब्जेक्ट वर्ब का यहाँ पे एग्रीमेंट ही गलत है, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो मॉडिफायर है वो भी तुम्हारा नहीं है. तो जब मॉडिफायर यहाँ पे लग गया, वॉच हेल्प जब भी हो गया, तो वॉच हेल्प जब लगेगा तो द मार्क वॉच हेल्प बाय द पपी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे आपने, यस, ये जो सेंटेंस है ये पैसिव में लिखा हुआ है ना, सेकंड वन इज इन पैसिव सेंटेंस, यस. तो सर अगर किसी पास्ट सेंटेंस को हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली वर्ब ऐसे कोई डेफिनेटली वही चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है. जब भी आप किसी भी सेंटेंस को आप क्या करते हो, आप उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हो, तो अगर वो सिंपल प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट टेंस में है तो ईच या फिर आर लग सकता है, ठीक है. अगर वो पास्ट में है तो वाच और वेयर लग सकता है. तो वो चीज है, वो रूल्स है, ठीक है. तो वही चीज है ये, क्योंकि पास्ट सेंटेंस में है तो आप उसको वॉच हेल्प लिखोगे. जब भी कोई पैसिव में होता है तो उसके साथ एक ऑक्सिलरी वर्ब या एक मॉडिफायर का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है. सेंटेंस को मॉडिफाई करने के लिए हम एक मॉडिफायर का यूज करते हैं. सिटिंग इन द गार्डन ए स्कॉर्पियन स्टॉन्ग हार. ये तुम्हारा हियर यू कांट फिगर कि किसने किसको स्टॉन्ग किया. यू कांट फिगर आउट हु इज सिटिंग इन द गार्डन, एंड यहाँ पे स्कॉर्पियन बैठा है या गर्ल बैठी है, आपको पता नहीं. तो एक मॉडिफायर का यहाँ पे हेल्प देखो, यहाँ पे इस मॉडिफायर इस सेंटेंस को कैसे करेक्ट करता है वो देखो. सिटिंग इन द गार्डन स्कॉर्पियन स्टॉन्ग हार, यहाँ पे स्कॉर्पियन है, मतलब बैठा है गार्डन में, या लड़की बैठी है पता नहीं है, ठीक है. लेकिन जब इसको आप इस तरह से लिखते हो, सिटिंग इन द गार्डन, सिटिंग इन द गार्डन, द शी वाज स्टॉन्ग या फिर द गर्ल वाज स्टॉन्ग बाय एक स्कॉर्पियन, जब लिखते हो तो ये सेंटेंस तुम्हारा मॉडिफाई होता है. तुमने बस एक वॉच का यूज किया, ठीक है, और उसके बाद सेंटेंस को तुमने मॉडिफाई करने की कोशिश किया. ये एक्टिव में था, ये पैसिव में था. जब ये एक्टिव में था विदाउट मॉडिफायर, जब ये एक्टिव में था, इसमें आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब एक्चुअल में कौन बैठा है और किसने किसको स्टिंग किया, इसमें पता नहीं चलता है. लेकिन जब तुमने मॉडिफायर यूज किया तब तुमको पता चलता है कि हाँ जो
गर्ल जो है वो बैठी है तुम्हारे गार्डन में और स्टंग किसने किया, स्कॉर्पियन में। यही तुमको लॉजिकली सही भी लगेगा क्योंकि स्टिंग करने का काम तो स्कॉर्पियन का है, लड़की का नहीं है, ठीक है। तो आपको जनरली एक चीज भी समझ में आता है, ठीक है, कि हाँ ये साइंटिफिकली भी ये चीज सही है कि स्टंग तो स्कॉर्पियन ही करेगा, तो आपको वो चीज समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको साइंटिफिकली या लॉजिकली या इंग्लिश के अकॉर्डिंग कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको एक मॉडिफायर जस्ट आपने यूज किया ऑक्सिलरी, और यहाँ पे आपका जो है सेंटेंस करेक्ट हो गया, ठीक है। तो किस जगह पे किस तरह से कौन कौन सा हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस यूज करके हम लोग आंसर सॉल्व करते हैं, वो चीज है। फिर डिक्शन, डिक्शन क्या होता है, देखो डिक्शन, यस बोलो। यस यस, हाँ हाँ, वो एज पर द रूल्स होगा, ठीक है। हम एज पर द रूल्स उसको करेंगे, ठीक है। एज पर द रूल्स हमारा जो है, फॉर एग्जांपल ईच, सपोज फॉर एग्जांपल ईच के बाद कुछ आईएनजी लगा है, नॉर्मल पैसिव एक्टिव सेंटेंस में ईच के बाद कोई भी सेंटेंस है वहां पे तुम्हारा आईएनजी लगा है, ठीक है। ईच के बाद कोई भी, फॉर डूइंग फॉर एग्जांपल, ठीक है, डूइंग, ईच डूइंग फॉर एग्जांपल तुम्हारा वर्ब है, तो ये जब तुम पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा ईच बीइंग, क्या होगा बोलो, ईच बीइंग, उसके बाद डन, यस, ये हो जाएगा तुम्हारा इज बीइंग डन। ये वर्ब जैसे कि वैसे रहेगा, आईएनजी था तो हमको आईएनजी रखना है तो हम बीइंग लगाएंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म बी3 या वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, वीपीपी है तुम्हारा लगता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल प्लस तुम्हारा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे अगर ये है सब्जेक्ट प्लस इज डूइंग प्लस फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा है, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट, हाँ हाँ, यही तुम्हारा होता है। हाँ, ये तुम्हारा इस तरह से जो भी तुम्हारा है, जो रूल्स है उसके तरह, यहाँ पे वाज लगा होगा तो यहाँ पे वाज हो जाएगा, वाज बीइंग डन, ठीक है, या वेयर बीइंग डन, जो तुम्हारा है रूल्स के अकॉर्डिंग हमको ये करना पड़ेगा। तो वो रूल्स पूरा डिटेल में देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा होता है। उसके बाद देखो डिक्शन जो है वो क्या है, डिक्शन एरर मतलब होता है एरर इन चॉइस ऑफ वर्ड और फ्रेज। आप चॉइस कौन सा वर्ड करते हो, तो ये थोड़ा सा ऐसा होता है कि हम स्पेलिंग वाला होता है, एडॉप्ट एंड एडॉप्ट दोनों अलग अलग है, ठीक है, एडॉप्ट एंड एडॉप्ट दोनों अलग अलग है, इफेक्ट और इफेक्ट दोनों अलग अलग जगह पे यूज होता है। द इफेक्ट ऑफ द डिसीजन एंड इफेक्ट ऑफ द आउटकम, तो थोड़ा थोड़ा है अलग है, लेकिन तुम्हारा ये दोनों का मीनिंग जो है पूरा सेम नहीं है, अलग है। तो जो है ये डिक्शन एरर का मतलब होता है कौन सा वर्ड किस जगह पे तुम यूज करते हो, उसके अकॉर्डिंग पूरा सेंटेंस का मीनिंग जो है बदल सकता है। At other times, even some idioms occurs in the sentence in an incorrect way. Common pair of words and phrase where you may face diction error. तो effect और effect में यूज देखो diction error क्या हो सकता है। अगर तुम यहाँ पे मैं if effect लिख दूंगा तो effect of the decision, decision का effect नहीं, decision effect करेगा, effect the outcome, effect किसी को क्या करता है, रिजल्ट पहुंचाता है, ठीक है, effect किसी को क्या करेगा, रिजल्ट पहुंचाएगा, मतलब अफेक्ट द आउटकम, उसको चेंज करेगा, आउटकम को क्या करेगा, चेंज करेगा। ये किसी को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। लेकिन इफेक्ट किसी चीज का होता है, इफेक्ट किसी चीज का पड़ता है, इफेक्ट किसी चीज के ऊपर पड़ता है, ये चीज समझना है आपको, ठीक है। इफेक्ट किसी चीज का पड़ता है, इफेक्ट किसी चीज के ऊपर पड़ता है, तो दोनों पूरा सेम नहीं है। इफेक्ट, इट विल अफेक्ट माय करियर, ये मेरा करियर को अफेक्ट करेगा, एंड दिस decision will affect my career, this will affect, ये मेरा करियर को अफेक्ट करेगा, and this effect, the effect of this thing will hamper my career बोल सकते हो। the effect of this thing, समझो दोनों दो सेंटेंस को समझो, the effect of my decision, the effect of my decision will affect my career, या फिर this will affect this will यहाँ पे the effect of the decision will be for example devastating, the effect of this decision will be devastating, and effect में वो क्या होगा, this will affect the situation, ये situation को effect डालेगा, and यहाँ पे effect में तुम्हारा अलग हो रहा है, effect किसी चीज का होता है, effect किसी चीज के ऊपर पड़ता है, ये तुमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा।
एग्जाम्पल भी जब दोगे तो आप केयरफुली यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो चीज देखो, एडेप्ट एंड एडॉप्ट में भी ये चीज हो सकता है, आर्ग्यू अगेंस्ट आर्ग्यू विथ में भी ये चीज हो सकता है, लेटर एंड लैटर में भी ये चीज हो सकता है, ले और लाई में भी ये चीज हो सकता है, फ्यू और लेस जब यूज कर रहे हो तो उसमें भी तुम जो है देख सकते हो। अलग अलग में अलग अलग होगा, तो वो थोड़ा सा डिटेल्स में तुम जो है इसके ऊपर पढ़ सकते हो, इसके ऊपर डिटेल्स में तुम एग्जाम्पल ढूंढ सकते हो, ठीक है। लेटर कहाँ यूज होता है, लेटर कहाँ यूज होता है, ठीक है। ये सब तुम जो है आर्ग्यू विद आर्ग्यू अगेंस्ट कहाँ यूज होता है, तो कुछ कुछ चीज तुम खुद से देखना, इनका तुम जो है एग्जाम्पल देखना, क्योंकि जस्ट मिनट, हाँ, क्योंकि ये सारा चीज जो है तुमको देखना पड़ेगा कौन सा प्रॉपर तुम्हारा यहाँ पे एग्जाम्पल होगा, ठीक है। ये जो चीज है कहाँ कौन सा तुम्हारा यूज होगा, कुछ सेंटेंस लगा के देखना, एडप्ट में क्या आता है, एडॉप्ट में क्या आता है, ठीक है। आर्ग्यू अगेंस्ट में क्या हो सकता है, आर्ग्यू विथ में क्या हो सकता है। उसके बाद तुम्हारा फ्यू एंड लेस में क्या है, जब अनकाउंटेबल नाउन है तो हम लोग यूज करते हैं लेस या मच यूज करते हैं, जब काउंटेबल नाउन है तो हम फ्यू यूज करते हैं, ए फ्यू यूज करते हैं, ए फ्यू फ्यू इस तरह से यूज करते हैं। जब तुम्हारा काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, जब तुम्हारा काउंटेबल नाउन होता है तो हम लोग फ्यू या ए फ्यू यूज करते हैं, और जब अनकाउंटेबल नाउन होता है तब हम लोग मच या लेस यूज करते हैं। ये चीज भी तुमको जो है पता होगा ऑलरेडी, आई एक्सपेक्ट कि सब तुम जानते होगे, ठीक है। नहीं जानते हो तो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो है मच और लेस, मोर, ये सब हम लोग अनकाउंटेबल यूज करते हैं। फ्यू, उसके बाद तुम्हारा ए फ्यू, ठीक है, मेनी, ये सब तुम्हारा काउंटेबल के केस में यूज करते हैं। लेटर जो हम देख रहे हैं, सी यू लेटर इनकरेक्ट है, सी यू लेटर होता है, सी यू लेटर, ठीक है, बाद में देखेंगे। तो ये चीज है, ठीक है। लेटर तुम्हारा LATTER मतलब नेक्स्ट वाला, उसके बाद वाला जो है उसको बोलते हैं लेटर वन इज दिस, लेकिन ये तुम्हारा लेटर अलग है। तो इस तरह से अलग अलग चीज है, जब डिटेल्स में पढ़ाई करोगे इस चीज के ऊपर तो तुमको वो सारा चीज ध्यान देना पड़ेगा। बेसिक इंग्लिश ग्रामर को RIC का स्टडी मटेरियल, तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर हमने इंक्लूड उसमें नहीं किया है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर मतलब तुमको पहले से वो सारा चीज जानना पड़ेगा, ठीक है। ये तो तुम बोल रहे हो, ये एक्सपेक्टेड होता है कि तुमको वो सारा चीज पता होगा, ठीक है। एज ए टीचर मैं ये समझूंगा कि यू ऑल हैव स्टडीड वेल इन योर क्लास 10, ठीक है। ये बाद में हमको पता चलता है जब तुम ज्वाइन करते हो, तब तुम लोग जब बोलते हो सर मेरा बेसिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं, तब हमको ये चीज पता चलता है। क्योंकि इफ यू आर मेकिंग ए बुक देन आप एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वो बुक भी बल्कि हो जाएगा, उसका कॉस्ट भी बहुत बल्कि हो जाएगा। तब जब किसी पर्पज के लिए कोई बुक बनाते हो तो उसमें उस वो पर्पज ज्यादा फुलफिल होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें, मैं फॉर एग्जांपल आपको इतना मोटा किताब बना दूंगा जैसे मेरे पास है लूसेंट वगैरह का बड़ा बड़ा किताब, और फिर उसके अकॉर्डिंग मैं देखूंगा तो आपको बहुत ठीक लगेगा। आज तक जो हमने स्टडी मटेरियल बनाया उसका रिव्यू अच्छा क्यों रहता है, बहुत अच्छा क्यों रिव्यू रहता है, क्योंकि वो जो जितना कम लेंथ में उस बुक जितना चीज आपको प्रोवाइड करता है, वो बहुत बड़ा सा बुक में आपको पढ़ के क्या होता है, जब बुक का लेंथ बढ़ जाता है ना, तब आप सारा चीज कवर नहीं कर सकते, देख के लगेगा इतना बड़ा बुक है कब कवर करूंगा, ठीक है। लेकिन जब बुक का साइज तुम्हारा, यस, बुक देख के डर जाओगे, यही चीज होता है, ठीक है। इसीलिए बुक का साइज जो है हमेशा हम जब स्टडी मटेरियल बनाए, ठीक है, लास्ट ईयर जो स्टडी मटेरियल था, तो बुक का साइज तुम्हारा पतला ही होता है, ताकि जितना मैक्सिमम चीज उसमें डाल सको दैट इज बेटर, ठीक है। और वैसे भी क्या होता है कि जब तुम ये चीज कोई भी चीज बनाते हो तो तुम्हारे दिमाग में ये चीज रहता है, एज ए मेकर या फिर कंटेंट डिजाइनर या फिर टीचर, तुम्हारे दिमाग में रहता है कि बच्चों को ये चीज पता होगा और उसी के अकॉर्डिंग हम उनको पढ़ाएंगे, ठीक है। एक अब आप क्लास 12 पास आउट फॉर एग्जांपल सब लोग, या क्लास 12 में हो, तो मैं आपको ब्लैंक स्लेट आपके माइंड में नहीं बोल सकता, आप सबको कुछ ना कुछ पता है, उसी के अकॉर्डिंग हमको करना पड़ेगा। तो वही चीज है, ठीक है। देखो मैं आपको एक बुक दिखाता हूँ, एक बुक है, ठीक है, ये द लूसेंट का इंग्लिश ग्रामर बुक है, बहुत मोटा है, बहुत मोटा, लूसेंट इंग्लिश ग्रामर। मैं खरीदा था इसको बहुत पहले, शायद 12th क्लास में ही या 12th क्लास के बाद, नहीं 12th क्लास में जब था तब खरीदा था ये बुक, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का लूसेंट बुक। आज तक मैं बुक कभी पढ़ नहीं पाया, पूरा आपको पूरा नया नया लगेगा। देखो ये मेरा बुक है, ठीक है, आपको ये बुक पूरा नया लगेगा, कहीं पे कोई राउंड या कहीं पे कोई पेंसिल का मार्क भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, जब आप लोगों को पढ़ाना होता है तो मैं उस तरह का कुछ चीज बनाता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा, मैं जब लास्ट ईयर प्रिपरेशन पढ़ा था तो प्रिपरेशन का ऐसे नोट्स बनाया था, ये आप लोगों के लिए लास्ट ईयर के मैंने क्लास लिया था प्रिपरेशन का, तो मैंने ऐसे प्रिपरेशन के लिए चार्ट बनाया था, ठीक है, पढ़ाने के टाइम। तो ये आपको पढ़ाने के लिए किया, मैं खुद पढ़ने के लिए मैं कुछ नहीं किया, ठीक है। तो यही होता है, मुझे पता है बच्चों का साइकोलॉजी का,
हाँ हाँ, ये चीज आपको भी मिलेगा, वो सीक्वेंस में चल रहा है, ठीक है, डोंट वरी, आप सबको मिलेगा, आपके लिए ही किया है, ठीक है, मैं 1 साल करके इसको फेंक नहीं देने वाला, आपको मिलेगा वो, मुझे बोलने का, आपको बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो फिक्स्ड है। मैं अभी आपको रिकॉर्डेड वीडियो क्यों नहीं दे रहा हूँ पता है? साइकोलॉजिकल माइंडसेट। अगर मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे दूंगा अभी, तो आप क्या सोचोगे कि सर तो खाली रिकॉर्डेड भेज रहा है, लाइव क्लास तो हो ही नहीं रहा है, समझ रहे हो ना? मुझे पता है कि मैंने बहुत मेहनत किया है, अगर वो क्लासेस में आपको देता हूँ तो बहुत हेल्पफुल है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे सोच सकते हैं, मुझे लगता है साइकोलॉजिकल माइंडसेट मुझे पता है कि सर तो खाली रिकॉर्डेड वीडियो भेज रहे हैं, क्लासेस लाइव तो कर ही नहीं रहे, तो इसीलिए आपको सीक्वेंशियली वो चीज दिया जा रहा है, ताकि आपको साइकोलॉजिकल माइंडसेट भी आपको वो चीज गलत ना लगे कि रिकॉर्डेड वीडियो दे रहे, लाइव क्लास नहीं हो रहा है, और मैं जो चीज जिस तरह से आपको देना चाहता हूँ वो भी आपको मिल जाए, दोनों वे में, तो वो सारा चीज आपको मिलेगा, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है? इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, खुद भी पढ़ा रहा हूँ, और टीचर भी आप पढ़ाएंगे आपको, ठीक है? तो दोनों चीजें, जो लास्ट ईयर की जितने भी क्लासेस है वो सब आपको मिलेगा, लेकिन अभी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी वही वही चीज जैसे मैंने बोला कि जो न्यूली ज्वाइंड है फॉर एग्जांपल, उसको वो देखिएगा रिकॉर्डेड वीडियो दिया जा रहा है, तो उसको लेकर खाली तो रिकॉर्डेड वीडियो मिला, क्लास कहाँ हो रहा है? आपने तो सर गूगल मीट में क्लास लेने के लिए बोले थे, समझ रहे ना? साइकोलॉजिकल माइंडसेट, तो सब चीज समझना पड़ता है, क्योंकि आपको ध्यान देना पड़ता है। देखो ये बुक पूरा क्या है, पूरा नया है, आज भी नया है, जैसे खाली मैंने आपको पढ़ाते टाइम जो मैंने ढूंढा है नोट्स, वही सारा चीज होगा, ठीक है? बाकी कुछ नहीं है। तो वही बात है, जब बुक का लेंथ देखते हो, और इस बुक में कितना छोटा छोटा लिखा है, कितना छोटा छोटा लिखा है, देखो, तो ये सब चीज क्या होता है कि इतना सारा चीज इस बुक में है कि तुम पढ़ नहीं पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे बिल्कुल। मैं खुद नहीं पढ़ पाया, तो मैं क्या आप लोगों को क्यों बोलूंगा? आप कैसे बोल सकते कि आप पूरा इस बुक को पढ़ लोगे? कोई नहीं पढ़ पाएगा इस बुक पूरा, इतना मोटा बुक है। कितना पेज इस बुक में? 730 पेज है, ठीक है, 730 पेज, कोई नहीं पढ़ पाएगा, यही चीज होता है। तो बहुत सारा चीज हम इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन का माइंड है, बहुत सारा चीज एक साथ नहीं पढ़ सकता, तो साइकोलॉजिकली भी हमको सोचना पड़ता है, ठीक है? तो डोंट वरी, वो सब चीज तो हम जानेंगे, एनी हाउ हम लोग जानेंगे वो सारा चीज, डोंट वरी फॉर दैट। अब देखो रिडंडेंसी, नेक्स्ट तुम्हारा है रिडंडेंसी। अवॉइड नीडलेस रिपीटेशन ऑफ द सेम आइडिया। जब कोई चीज आप सेंटेंस में एक चीज डबल लिखा गया है, डबल एक चीज का, एक थीम को डबल लिखा है, तो वो गलत हो सकता है, ठीक है? वी विल रिटर्न बैक ऑन मंडे। रिटर्न का मतलब ही तो वापस ही आना है ना, बैक का इस्तेमाल क्यों करोगे? रिटर्न बैक क्यों लिखोगे? कम बैक लिख सकते हो, रिटर्न बैक लिखने का जरूरत नहीं है। वी विल रिटर्न ऑन मंडे, बैक लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही तो वापस ही आना होता है, तो दोबारा क्यों लिखोगे? ये रिडंडेंसी है, ठीक है? तो तुम्हारा सेम आइडिया को दोबारा रिपीट नहीं करते हैं सेंटेंस में, इंग्लिश का रूल है, तो इसको रिडंडेंसी कहते हैं, ठीक है? नीडलेस रिपीटेशन, और खाली रिपीटेशन का मतलब क्या है? देयर इज रिडंडेंसी इन सेंटेंस, इन अदर वर्ड्स द सेम थिंग इज रिटन ट्वाइस, एक चीज दो बार लिखा होगा, ठीक है? सिंगल सेंटेंस, मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन स्पॉट सच एरर इजीली। तो आई रिटर्न बैक फ्रॉम गोवा, आई केम बैक, आई रिटर्न बैक फ्रॉम गोवा नहीं होगा, ये भी सेम चीज है, तुम्हारा रिडंडेंसी रिपीटेशन सेम चीज है, दो बार यहाँ पे लिखा है, अलग अलग वे में सेंटेंस हो सकता है, ठीक है? आई रिटर्न बैक फ्रॉम गोवा नहीं होगा, आपको कम बैक, मैं जैसे मैं बोला कि आप कम बैक या केम बैक लिख सकते हो, रिटर्न बैक नहीं लिख सकते, मतलब लिखने का जरूरत नहीं है, रिटर्न बैक नहीं लिखोगे, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही बैक है, तो आप केम बैक लिखोगे या फिर खाली रिटर्न लिखोगे। आई रिटर्न, यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप? आई रिटर्न फ्रॉम गोवा, आई रिटर्न फ्रॉम गोवा, मैं गोवा से वापस आ चुका हूं, ये लिख सकते हो, या फिर आई केम बैक लिखो, ठीक है? तो ये एक चीज है एरर को आप देखने के लिए। उसके बाद तुम्हारा रॉन्ग कंपैरिजन, समटाइम कभी कभी कंपैरिजन गलत होता है, दिस कंपैरिजन आर मेड बिटवीन डिसिमिलर थिंग्स इन एन इनकरेक्ट वे। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा जहां पे कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, तुम उसको कंपेयर करोगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे कि जॉन इज वाइजर देन ऑल मैन, तुम जॉन को ऑल मैन के साथ कंपेयर करोगे तो जॉन को वाइजर कैसे बोलोगे तुम, ठीक है? वाइजर तो कंपैरेटिव डिग्री है ना, सुपरलेटिव नहीं है। ऑल जब हो जाता है वहां पे तुम्हारा वाइजर नहीं होगा, अगर वाइजेस्ट होता है तो वो वाइजेस्ट लिख सकते हो, वाइजर नहीं लिखोगे, ठीक है? जॉन इज वाइजर देन ऑल मैन, ठीक है? तो जॉन इज वाइजेस्ट ऑफ अमंग ऑल, ठीक है? यहाँ पे क्या लिख सकते हो? वाइजेस्ट अमंग ऑल लिख सकते हो, जॉन इज वाइजेस्ट अमंग ऑल लिख सकते हो, या फिर जॉन इज वाइजर देन ऑल अदर मैन लिख सकते हो, ठीक है? ऑल मैन नहीं लिखोगे, ऑल अदर तुमको लिखना पड़ेगा। अगर तुमको सारे मैन के साथ कंपेयर कर रहे हो तो ऑल अदर लिखना पड़ेगा, खाली ऑल लिख रहे हो तो अमंग ऑल लिख सकते हो, या फिर ऑल वाइजेस्ट अमंग ऑल लिख सकते हो, ठीक है? ऐसे नहीं लिख सकते जॉन इज द वाइजेस्ट। हाँ, जॉन इज द वाइजेस्ट लिख सकते हो, वही अमंग ऑल को मैं तुम
ये दे रहा हूँ, ब्रैकेट दे रहा हूँ, तो इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। जॉन इज द वाइजेस्ट, या फिर जॉन इज वाइजेस्ट अमंग ऑल लिख सकते हो। ये वाइजेस्ट के बाद भी तुम खत्म कर सकते हो सेंटेंस, ठीक है। तो यही चीज है। नहीं गलत होगा, नहीं गलत होगा, वाइजेस्ट ऑफ ऑल लिख सकते हो, गलत नहीं होगा, हो सकता है, हो सकता है, ठीक है, वो गलत नहीं है। बस तुमको देखना है कि ये करेक्ट वे ऑफ कंपैरिजन है या इनकरेक्ट है। ऑल में तुम किसके साथ कंपेयर कर रहे हो वो पता नहीं। ऑल अदर मतलब उन सब लोगों से, ऑल अदर का मतलब उन सब लोगों से, उन सब अलग अलग लोगों से जो है वो वाइजर है, उन सब। पर्टिकुलरली ऑल अदर का मतलब यहाँ पे सबको फोकस कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए वाइजर देन ऑल अदर आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो नीड्स टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ ऑल, रेस्ट ऑफ द सेम कैटेगरी, उसी की तरह सेम कैटेगरी के इंसान के साथ उसको कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो इन अबव एग्जांपल कंपैरेटिव डिग्री यूज्ड हुआ है, बट अगर सुपरलेटिव डिग्री यूज होता तो यहाँ पे वाइजेस्ट, जैसे मैंने बोला जॉन इज द वाइजेस्ट, हाँ जब वाइजेस्ट लगता है तो द का यूज होता है, ये चीज आपको देखना है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। जब सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हो तो द का यूज होता है, ये ध्यान देना है। जब सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हो तो द का हम यूज करते हैं। तो जॉन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल में लिख सकते हो, या फिर जॉन इज द वाइजेस्ट अमंग ऑल लिख सकते हो, ठीक है, अमंगस्ट ऑल लिख सकते हो, या फिर ऑफ ऑल में लिख सकते हो। ऑफ लगाओगे तो ऑफ ऑल में लिखोगे, या अमंग लगाओगे तो अमंग ऑल लिख सकते हो। So overally, you need to make sure that the different parts of speech like adjective, adverb, noun, pronoun, conjunction, interjection, verb, preposition are appropriately in all the right places in the sentence. सारे चीज जो है आपको right places पे होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने देखा ये सारा चीज यहाँ पे होना चाहिए। तो आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट द एरर, आपको पता हो गया होगा एरर कहाँ हो सकता है। मतलब जैसे हमने देखा कि इंग्लिश ग्रामर में कौन कौन सा चीज को ध्यान देना है, उसके साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि एरर किस किस जगह पे हो सकता है, ठीक है। एंड सेंटेंस को उसी के अकॉर्डिंग आपको करेक्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, एक स्ट्रैटेजी बनाओगे। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, एक स्ट्रैटेजी बनाओगे। स्ट्रैटेजी क्या होगा, आप एक्यूरेट एंड टाइमली मैनर में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाओगे। तो कुछ कुछ चीज जो है ध्यान रखना है जब इस तरह का क्वेश्चन को आप टैकल कर रहे हो, जब भी सेंटेंस एरर को आप टैकल कर रहे हो तो कुछ कुछ चीज का ध्यान देना होगा। सबसे पहले जो भी सेंटेंस वहां पे दिया, फॉर एग्जांपल कोई सेंटेंस में मिस्टेक है तो सेंटेंस को समझना है तो आपको you need to understand the concept first, identify the concept and the very reason about stated rules were discussed। हमने देखा क्या क्या हमको ध्यान देना है। जनरली इस तरह का क्वेश्चन में 1 और 2 रूल्स हो सकता है जिसमें गलत हो, उसी को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इन्हें अप्रोप्रिएटली वो लिखा होगा। फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर काइंड ऑफ एरर, या फिर एरर्स को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल एरर है, ए एंड बी बोथ एरर है, सी एंड डी बोथ एरर है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एक भी पूछ सकता है या मल्टीपल एरर्स भी रह सकते हैं। सो कीप एन आई ऑन द टाइम इंडिकेटर्स आल्सो। आपको बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग इन सब का भी ध्यान देना पड़ेगा। ये सब अलग अलग वे में यूज होते हैं सेंटेंस में, ठीक है। जब इन सब टाइम इंडिकेटर को भी देखते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस के बारे में पता चलेगा। एंड दूसरा चीज आप देख सकते हो टेंस भी, ठीक है। ये भी मैं आपको बोलूं कि टेंस को भी आपको ध्यान देना है। टेंस समझ जाओगे तो वर्ब्स कौन सा यूज होगा वो भी समझ जाओगे। प्रेजेंट टेंस में कौन सा वर्ब, पास्ट टेंस में कौन सा वर्ब, फ्यूचर टाइम में कौन सा वर्ब यूज होता है वो समझ जाओगे। इन सम केसेस होल सेंटेंस नीड्स टू बी रीरिटन, तो कभी-कभी पूरा सेंटेंस में गलत होता है तो उसको रीराइट करने के लिए भी बोल सकता है। तो वो सारा चीज को हमको देखना है। तो मैं सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अलग अलग एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ, तो आपका बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए, इसीलिए अलग अलग टाइप का क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। Once you have figured out the kind of error, try to make correction without looking at the option। आप बिना ऑप्शन देखे करेक्ट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। जब आपको सिमिलर आंसर चॉइसेस मिलता है, ठीक है, जब आपको सिमिलर आंसर चॉइस मिलता है तब उस केस में क्या करना होगा, sometimes the given answer options are very close to each other and display very less difference। आपको जैसे मैंने बोला था टीचिंग एप्टीट्यूड में कभी-कभी क्या होता है कि सारा ऑप्शंस आपको सिमिलर लगेंगे, सब सही लगेगा आपको। इंग्लिश में भी आपको बहुत क्लोज ऑप्शंस कभी-कभी रह सकते हैं। सो आपको क्या करना पड़ेगा, you need to be extra careful in the examination of such choice। आपको पूरा सेंटेंस रिपीटेडली पढ़ना होगा और जब आप कोई ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हो तो वहां पे एलिमिनेशन मेथड को यूज करना होगा, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से आप कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। ये नहीं होगा फिर उसका जो बचता है इनमें से कोई एक होगा तो आप 50-50 तक पहुंच सकते हो। तो जब सिमिलर टाइप का होता है उस केस में आप जो एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बहुत सारे एग्जाम में हेल्प करता है।
Also if there are 2 or 3 similar answer options, that does not mean one of them must be right choice. एक्चुअल आंसर में भी कंप्लीटली डिसिमिलर, आप जो सोच रहे हो वही आपका करेक्ट आंसर है, ऐसा नहीं है, दूसरा भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको सारे ऑप्शन को इक्वली ट्रीट करना है। while going through the answer options you may feel initial particular option कि ये सही होगा, आप दूसरों को छोड़ देते हो या मतलब बोलते हो कि हाँ ये तो नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। डायरेक्टली आप किसी ऑप्शन को देख के, जैसे आप बोल रहे थे कि आप में से कोई बोल रहे थे कि कुछ कुछ जो क्या होता है कि हमको देखते ही लगता है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो हमेशा सही नहीं होता है, ठीक है। आप सोचोगे कि हाँ ऐसा मुझे सही लग रहा है तो ये सही होना चाहिए, आंसर उसमें से अलग हो सकता है। तो जब इनिशियल पर्टिकुलर करेक्ट ऑप्शन आपको लग रहा है वो हमेशा करेक्ट होगा और उस आप दूसरे ऑप्शन को नेग्लेक्ट कर दोगे, ऐसा नहीं करना है। यू नीड टू गो थ्रू ऑल द ऑप्शन, सारे ऑप्शन को देखना है बिफोर डिसाइडिंग योर फाइनल चॉइस। फाइनल चॉइस करने से पहले आपको बाकी सारे ऑप्शंस को देखने पड़ेंगे, क्योंकि आप जो सोच रहे हो मे बी वो गलत हो सकता है बाय यूजिंग एनी रूल, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान देना है। एंड पे अटेंशन टू द नाउ और नॉन अंडरलाइन पार्ट्स। अगर अंडरलाइन वाला क्वेश्चन है तो नॉन अंडरलाइन पार्ट को देखो, बिकॉज इट इज कॉमन टू इग्नोर द नॉन अंडरलाइन पार्ट। हम लोग अंडरलाइन पार्ट को ज्यादा ध्यान देते हैं अगर अंडरलाइन किसी भी पार्ट में है, नॉन अंडरलाइन को ध्यान नहीं देते हैं। बट दिस पार्ट में कंटेन वाइटल हिंट्स अबाउट द काइंड ऑफ एरर, कि उस सेंटेंस में फॉर एग्जांपल वहां पे कोई टेंस है या कोई इंडिकेटर है, टाइम इंडिकेटर है, कुछ भी है, तो उस पार्ट में आपको पता चलेगा कि एरर कहां या किस तरह का एरर हो सकता है, उसमें से आपको आंसर पता चलेगा। तो सारे ऑप्शन को इंक्लूडिंग अगर कोई अंडरलाइन वाला क्वेश्चन तो नॉन अंडरलाइन पार्ट को आपको देखना है। कहने का मतलब बेसिकली यू नीड टू ऑब्जर्व ऑल द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन विच द एरर में बी देयर। आपको सारे ऑप्शंस को देखना है, अच्छे से देखना है। उसके बाद चूज द शॉर्टर आंसर। इन केस आप जो स्ट्रक हो जाते हो दो ऑप्शन में, चूज द शॉर्टर वन, जो छोटा ऑप्शन होगा उसको आप देख सकते हो। बिकॉज ऑफन बड़े बड़े सेंटेंस में क्या होता है, ऑफन द लॉन्ग सेंटेंसेस आर एडेड इन द ऑप्शन टू कंफ्यूज द कैंडिडेट। कभी कभी क्या होता है, आपके एग्जाम में तो इतना इस तरह का नहीं आ सकता है मे बी, बट कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए बड़ा बड़ा ऑप्शन दिया रहता है। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि बड़ा ऑप्शन है तो ये सही हो सकता है, लेकिन बहुत सारी जगह पे छोटा वाला ऑप्शन, फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है जहाँ पे बड़ा सा एक ऑप्शन है, हमको लगेगा कि इतना बड़ा है पार्ट, सेंटेंस के अंदर इतना बड़ा पार्ट है जिसमें एरर हो सकता है, लेकिन कभी कभी जो छोटा वाला में एरर होता है, तो वो जब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो तो आप इस तरह का स्टेप ले सकते हो, लेकिन माइनस मार्किंग है तो नहीं आता है तो छोड़ देना बेहतर होगा। This also helps when you are unsure about the concept being tested. It is always wise to start examining shorter option first before moving to the longer one. तो आप ऑप्शन, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इस तरह का क्वेश्चन देख रहे हो, किसी में कोई एक ऑप्शन बहुत बड़ा है तो छोटे वाले ऑप्शन को पहले देखो, क्योंकि छोटा वाला एलिमिनेट करने के लिए आपको हेल्प करेगा। बड़ा वाला जो ऑप्शन होगा उसमें आपको एलिमिनेट करने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन जो छोटे छोटे ऑप्शन होंगे वो एलिमिनेट करने के लिए ज्यादा आपको यूजफुल होगा, हेल्प मिलेगा। तो जो छोटा छोटा ऑप्शन है, मान लो कि मैंने अभी बोला कि जो लॉन्ग आंसर है वो गलत होता है, मैक्सिमम टाइम आपको कंफ्यूज करने के लिए जाता है। मे बी ऐसा हो, मान लो ऐसा है कि वही ऑप्शन सही है, लेकिन आपको कैसे हेल्प मिलेगा, चार ऑप्शन में से एबीसीडी में से फॉर एग्जांपल बी में बहुत बड़ा ऑप्शन है, बाकी सब छोटे छोटे हैं, तो छोटा छोटा को आप एलिमिनेट भी जल्दी जल्दी कर पाओगे, क्योंकि छोटा है तो कम पार्ट्स उसमें रहेंगे, उसको जो है समझना आपको आसान होगा, बड़ा को समझना डिफिकल्ट होगा। अगर तीनों यहाँ पे एलिमिनेट हो जाए तो ऑटोमेटिकली जो है बड़ा वाला राइट हो सकता है, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा सारे चीज को अकॉर्डिंगली, अच्छे से आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सब्स्टिट्यूट द सिलेक्टेड आंसर बिफोर यू मार्क योर सिलेक्टेड आंसर। इट इज गुड आइडिया टू रीड द सेंटेंस अलोंग विद द ऑप्शन। जो आप ले रहे हो ना, उस ऑप्शन को लेके देखो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इनफैक्ट इट वुड बी ग्रेट इफ यू रीड इट सेकंड टाइम आफ्टर द करेक्ट इंसर्शन। आप जब करेक्ट सेंटेंस को वहां पे पुट करो, एक दो बार पढ़ो, एक बार पढ़ो, दोबारा पढ़ो, तीन बार पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। समटाइम एरर इज कॉज्ड इन एक्सेप्शनल रूल, कभी कभी एक्सेप्शनल रूल में हो सकता है, नॉट द यूजुअल स्टैंडर्ड रूल्स। सो मेक्स योर सेंटेंस मेक्स अ सेंस। सेंटेंस रूल्स के अकॉर्डिंग कभी कभी बहुत सारे रूल्स है इंग्लिश ग्रामर में, लेकिन कभी कभी जो है आपको रूल्स पुट करने के चक्कर में आप सेंस को ही ध्यान नहीं देते हो। तो सेंटेंस का सेंस को भी ध्यान देना है, बिकॉज जिस सेंटेंस में कोई सेंस ही नहीं है वो सेंटेंस ही नहीं है, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज अ सेंटेंस। अगर वो सेंस ही आपको नहीं दे रहा है तो वो सेंटेंस कैसे हो सकता है। तो इसीलिए ध्यान आपको प्रॉपर्ली देना है। If it seems too complex, listen to the sentence. अच्छे से देखो, सेंटेंस को पढ़ो, खुद पढ़ के सुनो। In other words, say the sentence in your head and choose the option that sounds best to your ears. जो आपको बेहतर लगता है
उस ऑप्शन को चूज कर सकते हो। ठीक है, जब इस तरह का मतलब जो इस तरह का क्वेश्चन होता है, सेंस को आप कैसे जान सकते हो, जो आपके कान के लिए जिस तरह का सेंटेंस आपको अच्छा लगता है, कोई सेंस देता है, आपके कान के लिए अच्छा है, आपको खुद ये सेंटेंस सही है जैसा लगता है, वही करेक्ट सेंस होगा और वही तुम्हारा करेक्ट सेंटेंस हो सकता है। एलिमिनेशन टेक्निक तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये बहुत हेल्पफुल होता है सारे एग्जाम मतलब हर एक सब्जेक्ट में एलिमिनेशन टेक्निक हेल्प करता है। ठीक है, मल्टीपल एरर हो सकते हैं किसी सेंटेंस में, सिमिलर आंसर चॉइसेस हो सकते हैं, तो ये अगर इस तरह का है तो वो कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड का तुम यूज कर सकते हो, क्योंकि ये एलिमिनेशन टेक्निक जो है इफेक्टिव है किसी भी तरह का क्वेश्चन में, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन करना है, एलिमिनेशन मेथड बहुत ज्यादा हेल्प करता है। This technique proves effective in any kind of question, and there would be some options that change the meaning of the sentence. तो जो भी सेंटेंस का मीनिंग थीम को चेंज कर ले, मैंने आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाते टाइम बताया था कि सेंटेंस का थीम को समझना है। सेंटेंस का थीम किसी भी कंडीशन में नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, जैसे हमको कवर्ड इन वर्ड हमने देखा कि मार्क हेल्प द पॉपी नहीं होगा, द पॉपी वाज हेल्प बाय द मार्क होगा, क्योंकि थीम क्या है, पॉपी को मार्क ने बचाया, पॉपी ने मार्क को नहीं बचाया। तो जो सेंटेंस का थीम या कंटेक्स्ट चेंज नहीं होना चाहिए, तो वही आपको हेल्प करता है। जब आप वो चीज समझ जाओगे, थीम जब आप समझ जाओगे, तो आप अगर जो थीम के साथ जो भी ऑप्शन सुइटेबल नहीं है, उन सारे ऑप्शन को आप एलिमिनेट करते जाओगे, ऑटोमेटिकली आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच जाओगे। ठीक है, सो इन इस तरह का सिचुएशन में आपको एलिमिनेशन मेथड ही राइट आंसर तक पहुंचाता है। Do not eliminate options with idioms and pronouns ambiguity in the first to go. ठीक है, आपको पहले क्या करना है, idioms and pronouns का तरह कुछ रहेगा तो उसके इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा properly. This pose problem only when the meaning of the sentence is altered. आपको ध्यान देना, क्योंकि idioms and phrase तो जैसे आप लोग बोल रहे हो कि idioms में बहुत सारे ऑप्शन, आपको बहुत सारे idioms आपको नहीं पता, आप एक कोई idiom का मतलब नहीं पता, तो कैसे पता चलेगा कि ये सेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो जब idioms and phrase का बात आ जाता है, उस केस में आप थोड़ा केयरफुली आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको मीनिंग समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपको मीनिंग समझ में नहीं आएगा, तो उस केस में थोड़ा सा देख के आपको करना है। ठीक है, तो दिस पोज प्रॉब्लम ओनली व्हेन द मीनिंग ऑफ सेंटेंस इज अल्टर्ड, जब सेंटेंस अल्टर्ड हो रहा है तो उस केस में उसको एलिमिनेट करना है, लेकिन वो समझ में आएगा तब ना कर पाओगे। तो इसीलिए द ऑप्शंस विद ing फॉर्म इज मोस्टली इनकरेक्ट एंड कैन बी रिजेक्टेड आउटवर्ड। तो ing फॉर्म में अगर कोई इडियम्स है तो वो गलत हो सकता है ज्यादातर, क्योंकि इडियम्स में ज्यादातर आपका ing नहीं रहता है इडियम्स। ठीक है, तो ये सब चीज जो है हमको ध्यान देना है। इन सम केसेस द वर्ड पेयर जस्ट एज, सो, नॉट ओनली, बट आल्सो, जस्ट एज सो ये एक तुम्हारा यूज होता है, जस्ट एज सो, नॉट ओनली बट आल्सो, इस तरह का जो है कभी कभी इनकरेक्टली कुछ कुछ जगह पे यूज हो सकता है, या फिर कभी कभी हाफ ऑफ द पार्ट मिसिंग हो सकता है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट में। ठीक है, ये तो मैं जो आपको कुछ कुछ हिंट या कुछ कुछ आइडिया या कुछ कुछ टिप्स एंड टेक्निक बता रहा हूँ, उसमें आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एरर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो बेसिक पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर को, उसमें जो है ये सारा चीज डिस्कस करें, कहाँ किस तरह का चीज यूज होता है। फाइनली जब आप ऑप्शन तक पहुंचते हो, ठीक है, और जब आप क्वेश्चंस को आगे बढ़ते हो, तो डू नॉट गेट स्टक with any particular answer choice. If it appears confusing to you, go through rest and eliminate the first one. जो भी मतलब आपको लगता है कि इसमें गलत हो सकता है, तो उसको पहले छोड़ दो, बाकी को एलिमिनेट करो। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला, आपको फॉर एग्जांपल बी सही है या गलत है नहीं पता, बड़ा सा सेंटेंस है, आपको नहीं पता कि ये गलत है या सही है, इसमें आप कंफ्यूज हो तो इसको छोड़ दो, बाकी को देखो, बाकी में से जो एलिमेंट होता है उसको एलिमिनेट कर दो। अगर 3 एलिमेंट है तो जिसमें आप कंफ्यूज थे वो सही हो सकता है, अगर 3 एलिमेंट हो रहा है तो चौथा ऑप्शन तो सही होगा ना। तो इसीलिए एलिमिनेशन टेक्निक हर जगह बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, एंड ये तुम्हारा चैप्टर था, हमने देखा एरर्स क्या होता है, इसके साथ साथ मैंने ये भी चीज बता दिया कि इंग्लिश ग्रामर में किस किस चीज को ध्यान देना होता है। ठीक है, एंड बेसिक इंग्लिश ग्रामर भी अकॉर्डिंगली हम लोग डिस्कशन करेंगे उसका। ठीक है, प्लानिंग मैं आज करूंगा, अपने जो न्यू या फिर जो पुराने टीचर हैं उनको पूछेंगे, अगर वो नहीं कर पाते हैं तो फिर न्यू टीचर जो है वो करेंगे। ठीक है, एंड नहीं तो मैं तो हूँ आपके लिए। ठीक है, मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा, अगर इन केस एनी प्रॉब्लम होता है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका जो भी डाउट होता है, जिस भी एरिया में डाउट होता है, तो मुझे डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर मुझे इसमें नहीं समझ में आ रहा है, उसमें नहीं समझ में आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, एंड बेसिक इंग्लिश ग्रामर जैसे मैंने आपका बोला, उसके ऊपर हम लोग क्लासेस करेंगे,
एंड आपका इंग्लिश ग्रामर स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा। आप खुद कर पाओगे, बस आपको हम हेल्प करेंगे, आप खुद अपना जो है चेंज कर पाओगे सारा चीज, ठीक है। बस एक बार कोई भी चीज, मेरा एक कंसेप्ट होता है कि एक बार अच्छे से समझो, आपको कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं खुद भी मतलब ये चीज मतलब बहुत सारे मेरे दोस्त बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारे अच्छा इडम्स, इडम्स मतलब नारायण वो होता है रूढ़ी, जो बोलते हैं ना रूढ़ी टाइप का, वो होता है, ठीक है। जो कुछ एक यस, जो तुम्हारा एक वर्ड होता है, एक फ्रेज होता है जिसका मीनिंग तुम्हारा दूसरा होता है, ठीक है। उस वो जो वर्ड का मीनिंग नहीं होता, उसका कंप्लीट मीनिंग अलग होता है, दैट इज कॉल्ड इडियम्स, ठीक है। हाँ, तो देखो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप कोई कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाते हो ना, ऑटोमेटिकली आपका जो है, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना नहीं पड़ता। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बता रहा हूँ। आज मैंने जो ये एग्जाम्स अचीव किया है, जैसे ये गेट एग्जाम है, ये मेरा गेट का स्कोर कार्ड देख सकते हो, और ये यूजीसी नेट है, ठीक है, जो मैंने रिसेंटली मुझे मिला है, यूजीसी नेट जेआरएफ, दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैंने इसको दो बार कभी नहीं दिया, इंक्लूडिंग सीटेट, आरआईसी, ये सब एग्जाम मैंने एक बार ही दिया है, ठीक है। मैंने इसके लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं किया, मैं तो हमेशा आपके साथ क्लासेस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, इधर कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, इस तरह से, तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता खुद के लिए प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो फिर ये सब होता कैसे है, क्योंकि मैंने एक बार अगर कोई चीज को अच्छे से पढ़ा है तो वो चीज दिमाग में रहता है, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज रह जाता है। तो इसीलिए मैं आपको भी बोल रहा हूँ, जो डीमोटिवेट होकर नहीं पढ़ना है। डीमोटिवेटेड फॉर एग्जाम्पल आप रहते हो, देखो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि डीमोटिवेटेड नहीं होता, मैं भी बहुत डीमोटिवेटेड रहता हूँ बहुत सारे टाइम में, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं डीमोटिवेटेड नहीं होता, हर एक जो मोटिवेशनल स्पीकर्स भी होते हैं ना, वो भी डीमोटिवेटेड होते हैं। तो डीमोटिवेट होना नॉर्मल टेंडेंसी है इंसान का, जब हमारा डिजायर्स रहता है कि हमको ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, मेरे इतने सब्सक्राइबर होना चाहिए, मेरे इतने स्टूडेंट्स होना चाहिए, ठीक है, या स्टूडेंट्स मुझे अच्छे से समझना चाहिए, बहुत सारा हमारा डिजायर्स रहता है, ठीक है, लेकिन सारा डिजायर्स एक साथ फुलफिल नहीं हो सकता। तो डीमोटिवेशन सब लोगों का रहता है। लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, उस टाइम में, जितना टाइम तक आप पढ़ाई कर रहे हो, उस टाइम तक आप डीमोटिवेशन फील मत करो, डीमोटिवेटेड मत रहो। देखना ऑटोमेटिकली आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा और आप आराम से सारे एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट एनी मतलब बहुत ज्यादा स्मार्ट वर्क से आप क्रैक कर सकते हो, हार्ड वर्क आपको करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये मैं फ्यूचर एग्जाम्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इन फ्यूचर जो है आप जो भी एग्जाम देते हो, आरआईसी भी एक एग्जाम है, इसमें तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, लेकिन इसी गाइडेंस भी आपको हेल्प कर सकता है बाकी सारा एग्जाम्स को क्रैक करने के, ई मोटिवेशन आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो डीमोटिवेटेड मत रहना, जब पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करते रहो, रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। एंड मुझे तो पूरा मतलब यकीन है कि आप सब लोग कर सकते हो, ठीक है। यस, बोलो। डेट का जो एग्जाम है वो तो इंजीनियरिंग केमिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब पे बेस्ड है। अभी रिसेंटली 2021 से गेट जो है तुम्हारा ह्यूमैनिटीज में भी इंक्लूड कर दिया गया है। बस ये मुझे कुछ काम में नहीं आने वाला, मतलब मैं इससे जॉब नहीं लेने वाला, लेकिन मैं चाहता तो आईआईटी में कर सकता था, आईआईटी में मैं पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी करने के लिए मुझे ये हेल्प करेगा, लेकिन मैं नहीं करूंगा आईआईटी में। ये मेरे लिए क्या था कि एक तरह से लोगों को मोटिवेट करना था, जो लोग बोलते थे कि गेट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मैं उन लोगों को ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि कोई एग्जाम डिफिकल्ट नहीं होता, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यहाँ पे देखो लिखा है, यहाँ पे देखो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस लिखा है, ह्यूमैनिटीज यहाँ पे, तो आप ह्यूमैनिटीज में भी गेट कर सकते हो, रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड है, लेकिन ये सर्टिफिकेट मैं इसका कभी यूज नहीं करूंगा, ठीक है। अभी इंक्लूडेड है, आगे और बढ़ सकता है हमारे, मैं 2021 में दिया था, उस टाइम में 4 सब्जेक्ट इंक्लूड हुए थे, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी एंड फिलोसॉफी, आगे और भी सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे, सारे सब्जेक्ट में गेट हो सकता है, क्योंकि अभी क्या है, थोड़ा प्राइवेट तुम्हारा सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है तुम्हारा बहुत ग्रो कर रहा है, तो गेट के थ्रू तुमको पीएसयूज में जॉब मिल सकता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में तुमको जॉब मिल सकता है, या मल्टीनेशनल कंपनीज में तुम जॉब कर सकते हो, बहुत बड़े बड़े कंपनी में जॉब कर सकते हो, ठीक है। एंड मैं तो वो सब करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, आप लोगों को गाइड करना है, वो मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे जॉब 9 to 5, 9 to 9, 9 to 8 नहीं अच्छा लगता, ठीक है। जैसा हूँ मैं वही, लेकिन मैं ये सब एग्जाम क्रैक करूंगा, जितने भी और भी एग्जाम आएंगे, ताकि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं कि आप कर सकते हो, ठीक है।
सर पर अदर सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स बॉटनी वगैरह से रिलेटेड सब जब नेट क्लियर करते हैं तो वो मतलब प्रोफेसर वगैरह से कॉलेजेस में काम आते हैं। यस यस सर यस। बट आपके सब्जेक्ट से क्या है उसमें आगे क्यों काम नहीं है? काम है, काम कैसे नहीं है, मैं पीएचडी करूंगा अभी, लेकिन वो उसमें नहीं करूँ, मतलब गेट के थ्रू नहीं करूंगा, मैं इसके थ्रू करूंगा, इसके थ्रू, ये जो नेट है इसके थ्रू करूंगा, ठीक है, गेट के थ्रू, गेट के सर थ्रू आप तुम्हारा। पीएचडी करेंगे? हाँ हाँ मैं जैसे पीएच प्रोफेसर। हाँ मैं करूंगा पीएचडी, मैं प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी करूंगा, ठीक है, भले ही मैं प्रोफेसर बन जाने के बाद जॉब ना करूं, लेकिन मैं बन के दिखाऊंगा, बस यही मेरा कॉन्फिडेंस है, मतलब अपने अंदर यही चीज है। सर आप बोल रहे थे काम नहीं है इसमें। इसका इसका नहीं करूंगा, गेट का मैं कुछ यूज नहीं करूंगा, क्योंकि गेट तुमको आईआईटीज में हेल्प करता है, ठीक है, आईआईटी में जैसे जैसा मैं करना चाहता हूं वैसे मुझे हेल्प नहीं मिलेगा, हाँ दूसरों को बहुत हेल्प मिल सकता है। मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं देखो मैं कितना चीज करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं 10 एग्जाम क्रैक करता हूँ तो 10 एग्जाम में तो नहीं जा सकता, 12th के बाद मैंने 7 या 8 एग्जाम मैंने क्रैक किया था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एक एग्रीकल्चर का था, एक तुम्हारा ओजेई जो तुम्हारा होम्योपैथिक का था, आयुर्वेदिक डॉक्टर वाला था, फिर तुम्हारा और भी बहुत सारे एग्जाम थे, जेई मेन, जेई तुम्हारा जो स्टार्टिंग वाला होता है मेन बोलते हैं, जेई मेन उसका था, मतलब इंजीनियरिंग कर सकता था, ठीक है, उसके बाद मेरा ये आरआई था, तो सारे एग्जाम में तो नहीं जा सकता, किसी एक में जाऊंगा, तो वही चीज है, मेरे पास दो चीज है, गेट नेट दोनों है, लेकिन मैं नेट का यूज करूंगा, गेट का यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इसका जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि मैं अपने लाइफ को इस तरह नहीं बनना चाहता। मैं अभी आईआईटीज में प्राउड, मेरे घर वाले बोलते हैं कि तू क्यों नहीं गया आईआईटी में, लास्ट ईयर मुझे बहुत बार बोले कि तू क्यों नहीं गया, तेरे को मौका था, तू गया क्यों नहीं। मुझे अभी वो नहीं करना है, मतलब पूरा दिन भर वहां पे रह के पढ़ाई नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मैं वो नहीं कर पाऊंगा जो मैं करना चाहता हूँ। मुझे अभी क्या है, बहुत सारे बच्चों को हेल्प करना है, आरआई के लिए कोई स्ट्रक्चर्ड वे में हेल्प नहीं करता, या इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड होता है, इस ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता, या फिर जो मेरे अंदर नॉलेज है मैं जिस तरह से कर सकता हूँ शायद वो कोई और ना कर पाए, ठीक है। अगर मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में, टीचर इस आरआई के बारे में गाइड करने के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक लोग नहीं है जो उन लोग को वहां के लिए स्पेसिफिकली गाइड कर सके, हाँ आप ही है जो इसको। तो यही चीज है, जब मैंने बच्चों को, जब मैं ये चीज देखा कि हाँ बच्चों को बहुत हेल्प मिल रहा है, तब फिर मैंने इसी चीज को फोकस किया, ठीक है, नहीं तो मतलब मैं कुछ और भी और सोच रहा था, मैं नहीं सोच रहा था कि सब यूट्यूब वगैरह कुछ ये सब करूंगा। जब मैंने देखा कि क्योंकि अपना जिंदगी का ना लाइफ मकसद ये होना चाहिए कि तुम्हारा जो जिंदगी है वो कितने लोगों के काम में आता है, तुम लोगों के मतलब लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाते हो कि नहीं कर पाते, ठीक है। तो मैं अगर आईआईटी में अभी फॉर एग्जांपल मैं 2 साल का कोर्स करता पीजी, तो मुझे रेगुलरली करना पड़ेगा, वहां पे ध्यान दे के पूरा करना पड़ेगा, जो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे फिर टाइम वैसे भी नहीं मिलेगा कुछ, ठीक है, मुझे जो कंटेंट मुझे बनाना है, मेरा दिमाग वहां पे रहेगा, किसी में से पेपर करूँ, ये करूँ, अटेंडेंस मेरा रहेगा, कॉलेज जाना है, वो जाना, वो सब चीज़ मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आरआई में भी जब था तो मैं कॉलेज पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, मैं अपने खुद का डेवलपमेंट में ज़्यादा ध्यान देता था, बस इतना फोकस, इतना मेरा कॉन्फिडेंस था कि हाँ अच्छा मार्क्स आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो यही चीज़ है, तो गेट है मेरा, मतलब ऑप्शन तो दोनों का था, दोनों का होता है, जैसे मैंने अभी पीएचडी के लिए अप्लाई किया, एक जगह पे अप्लाई कर रहा था, तो वहाँ पे गेट भी दिखा रहा था, नेट भी दिखा रहा था, दोनों में से किसी एक का यूज करके मैं वहाँ जो है अपना प्रेफरेंस ये कर सकता हूँ, मतलब मुझे प्रेफरेंस मिलेगा। क्या होता है कि जब तुम्हारे पास नेट या गेट होता है तो तुमको एंट्रांस देना नहीं पड़ता, ये तुम्हारा एंट्रांस हो गया तुम्हारा। जब तुम पीएचडी में एडमिशन लेते हो, तुम्हारे पास गेट या नेट अगर है तो तुमको एंट्रांस देने का नहीं है, तुम डायरेक्ट जाके वहां पे तुम भाइबा में बैठ सकते हो और डायरेक्टली तुम्हारा एडमिशन हो सकता है विद प्रेफरेंस। तो गेट क्या है, गेट तुमको बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में हेल्प करेगा ये करने के लिए, फिर पीएसयू में जॉब करने के लिए हेल्प करेगा, जो कि पीएसयू में थोड़ा जॉब जो है उसका लेंथ बहुत ज्यादा होता है, भले ही सैलरी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वहां पे जो वर्क लेंथ है, मतलब काम सुबह 9 बजे जाओगे और खत्म होगा तुम्हारा वही 7-8 बजे तक, तो वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, जो मुझे बहुत अच्छा सैलरी तो मिल जाएगा, लेकिन जो मैं करना चाहता हूँ, टाइम देना है, यूट्यूब पे कंटेंट बनाना है आप लोगों के लिए, अलग अलग कोर्स जो बच्चों को अच्छे से नहीं मिल रहा है वो सब करना है, स्पेशली आरआई में जो लोग पढ़ रहे हैं उनको नोट्स नहीं मिलता, वो सब बनाना है, वो सब चीज मुझे करना है, जो कि मैं किसी भी इस तरह का जॉब करूंगा तो नहीं करूंगा, नहीं कर सकता। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना जो जॉब अभी कर रहा हूँ टीचिंग जॉब, वो भी मैं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अभी पीएचडी करना है। क्यों करना है, देखो इसमें मेरा मेरा फायदा क्या है कि इसमें आई एम नॉट ओनली क्वालिफाइड फॉर नेट बट ऑल्सो आई एम क्वालिफाइड फॉर जीआरएफ। जीआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जब तुम रिसर्च करते हो तो गवर्नमेंट तुमको रिसर्च करने के लिए पैसा देता है। फिलहाल जीआरएफ का जो अमाउंट है वो 35,000 अराउंड है, ठीक है। मुझे रिसर्च करने के लिए
35,000 पर मंथ जो है गवर्नमेंट की तरफ से फेलोशिप में मिलेगा। एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट रहता है, 35,000 फिक्स्ड रहता है, ठीक है। जॉब में मुझे पूरा टाइम देना पड़ रहा है। अभी 9 बजे से जाता हूँ, घर आता हूँ 6 बजे, लगभग 5-6 बजे, बहुत टाइम देना पड़ता है। इसमें क्या है, मैं लिमिटेड टाइम दूंगा, 5 साल मेरे पास है पीएचडी करने के लिए। और मुझे जॉब मतलब लोगों को, देखो लोगों से मैं थोड़ा अलग अपने आप को फील करता हूँ। लोग जॉब, बहुत सारी चीज मैंने छोड़ा है, अभी जॉब छोड़ने वाला हूँ, ठीक है। इससे पहले भी जॉब मिला था, वो भी छोड़ा था। इससे पहले बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी मिला था, वो भी छोड़ा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ और करना है। जो नॉर्मल बहुत सारे लोग एक जगह पे एक तरह जा रहे हैं, मुझे अगर मैं भी वो सब करूंगा तो फिर मैं जो अभी जो कर रहा हूँ वो कौन करेगा, समझ रहे हो ना। अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो कौन करेगा? अगर जैसे मेरे सारे दोस्त जो चीज कर रहे हैं, अगर मैं भी वही चीज करूंगा तो मैं आप लोगों के सामने ही नहीं होता आज, ठीक है। जो चीज मैंने छोड़ा है, अगर वो नहीं छोड़ के वो सब चीज मैं किया होता तो मैं आज आप लोगों के सामने नहीं होता। आज जो मतलब अप्रोक्सीमेटली 10,000 से ज्यादा आ रही, हाँ लगभग अभी देखो 10,000 से ज्यादा लोग हैं जो कि आरआई एस्पिरेंट हैं और मुझे जानते हैं। और 1,000 से ज्यादा स्टूडेंट आरआई में पढ़ रहे हैं। 1,000 या 1,500 स्टूडेंट आरआई में पढ़ रहे हैं, वो डायरेक्टली हम मेरे चैनल के थ्रू पढ़ रहे हैं आरआई में, जिनको मेरे बारे में पता है। जब वो अपने दोस्तों के सामने मेरा नाम लेंगे कि मैं यहाँ से पढ़ के, इनसे पढ़ के आया हूँ, तो वो मुझे एक्चुअल में खुशी, हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा। क्योंकि मैं सिर्फ काम करके कोई गुड्स या सर्विस नहीं बना रहा हूँ, मैं टीचर्स बना रहा हूँ जो कि मेरे जैसे आगे जाके बहुत और लोगों को हेल्प कर सकते हैं, समझ रहे हो। टीचिंग जॉब एक ऐसा जॉब है जो कभी खत्म नहीं होता। एक टीचर अगर, मतलब मैं कितना दिन तक पढ़ाऊंगा, मेरा डेथ तक मैं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। कहने का मतलब मैं बुढ़ा होने तक पढ़ा पाऊंगा, बुढ़ापा तक पढ़ा पाऊंगा। लेकिन जो मैंने कंसेप्ट आप लोगों में या आप जैसे बच्चों में मैंने जो कंसेप्ट डाला है, वो कंसेप्ट अमर रहेगा, समझ रहे हो ना। टीचिंग का यही काम होता है, टीचर्स का यही काम होता है। जो चीज आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो वो अमर रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो मेरा जो कंसेप्ट है, अगर वो कंसेप्ट किसी भी बच्चे के दिमाग में घुस जाता है, वो उसको समझ जाता है और उसी कंसेप्ट को अपने नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करता है, तो आई विल बी मीन्स फॉरएवर, आई विल बी लिविंग फॉरएवर इन द वर्ल्ड। मतलब इस दुनिया में मैं हमेशा रहूंगा उन लोगों के थ्रू। तो ये मेरा थिंकिंग है इन शॉर्ट, ठीक है। और इसीलिए मैं बस जॉब करके अपना 60 साल तक जॉब करके गवर्नमेंट की सैलरी से रहना नहीं चाहता। मुझे बहुत सारा चीज करना है एंड लेकिन ये मैं नहीं बोलूंगा कि आपको मेरे जैसा बनना है, ठीक है। नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपको जो आपका एम है वही करना है, ठीक है। मैंने देखा कि कोई हेल्प करने के लिए है नहीं यहाँ पे, तो मैं आ गया फिर इस डायरेक्शन में हेल्प करने के लिए, ठीक है। और मुझे जो, यस, हाँ अभी मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन, जैसे कि जेएनवी होता है, जवाहर नवोदय विद्यालय संगठन, इस तरह से उड़ीसा में उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन है, वहाँ पे मैं टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर, ठीक है। एंड लेकिन वही बात है, हाँ मैं बोल रहा था ये चीज़ कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे सब लोगों को करने का जरूरत है। जो आप करना चाहते हो वो करो, बिल्कुल वही चीज़ करना है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा अलग इसीलिए समझा, हाँ मेरा मॉनिटरी नीड जो है मेरा फुलफिल हो जाता है। जैसे मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस जो मैं हेल्प कर रहा हूँ उसके लिए जो मिनिमम चार्ज जो मैं ले रहा हूँ, ठीक है, उसमें मेरा टीम जो जितने लोग काम करता है उनको भी सैलरी मिल जाता है, मेरा भी है। तो जो पैसे का नीड था वो फुलफिल हो रहा है ऑलरेडी, ठीक है। और आगे रिसर्च करने के लिए मुझे हेल्प मिला, मतलब मॉनिटरी सपोर्ट मेरे पास है, ठीक है। मॉनिटरी सपोर्ट मेरे पास है बिकॉज ऑफ वेरियस थिंग, और भी मतलब ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ मेरा और भी कुछ है जिससे मेरा मॉनिटरी सपोर्ट मिलता है, ठीक है। एंड और बाकी पॉपुलैरिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा लोगों को हेल्प मिलेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा वो मेरा जो कंसेप्ट है आगे तक फैल पाएगा। तो वही चीज़ है, इसीलिए मेहनत कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। आज इतना डिस्कस करें, बहुत सारा चीज़ मैंने बता दिया, बहुत सारा चीज़ हमने डिस्कस किया आज, ठीक है। एंड ओके, कभी भी कोई भी डाउट है आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, यू कैन लीव नाउ। यस यस बोलो। सीयूईटी यूनिवर्सिटी में एंटर करने के लिए है, सीटेट टीचिंग जॉब में एंटर करने के लिए है, ठीक है। सीयूईटी यूनिवर्सिटी के लिए टेस्ट है, सीटेट टीचिंग टीचर्स बनने के लिए टेस्ट होते हैं, तो दोनों अलग है। सीयूईटी तुमको पढ़ने के लिए देना है, सीटेट टीचर बनने के लिए एलिजिबल होने के लिए देना है, तो अलग अलग है,
सीटेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है और सीयूईटी एक एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है। ओके, वो सीयूईटी मतलब 12th के बाद कभी भी दे सकते 12th के बाद दे सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हो, लेकिन पढ़ने के लिए देना है, ठीक है। सीयूईटी पढ़ने के लिए देना है, ग्रेजुएशन के मतलब 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, एमएड के बाद दे सकते हो पढ़ने के लिए। और सीटेट जो है इट इज सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीचर बनने के लिए एलिजिबल होने के लिए सीटेट देना है। उसके बाद तुम केवीएस, एनवीएस या स्टेट गवर्नमेंट में टीचिंग जॉब करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तुम्हारे पास ऐसा है जैसे नेट, ये जो नेट है, नेट जो सर्टिफिकेट है ये एलिजिबल कराता है तुमको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। इस तरह से सीटेट तुमको एलिजिबल कराता है टीजीटी या पीआरटी बनने के लिए, ठीक है। क्लियर? ओके। हाँ तो मतलब सीटेट करने के लिए हमें पहले बीएड करना पड़ेगा। हाँ, बीएड जिस दिन तुम एनरोल होते हो, आज तुम्हारा एडमिशन होता है मान लो, तो आज से तुम सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।